on this computer. Okay. So एक मिनट मैं पीपीटी शेयर कर लूं. स्क्रीन दिख रही है सबको? राइट, ओके. सो आज हम लोग नेचुरल वे ऑफ लाइफ के बारे में जानेंगे. नेचुरोपैथी और आयुर्वेद हमें क्या कहता है. हमने हमारे स्लीपिंग के शेड्यूल्स, ईटिंग के शेड्यूल्स काफी बिगाड़ कर रखे हैं, और इसीलिए आज मैं आपके लिए एक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट लाया हूं. बट इवन इफ इट इज स्मॉल, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट वेरी बिग. सो स्टे कनेक्टेड विथ मी. बट बिफोर आई गो फॉरवर्ड, मैं आपसे ये पूछूंगा, किस किस को त्रिदोषा सिस्टम के बारे में पता है? जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स, यस और नो. ओके, सो आई एम हैविंग वन नो. मैं आपको समझाता हूं क्या होता है. हमारी जो बॉडी है, ये पूरे 5 एलिमेंट से बनती है, और उसमें से जो 3 एलिमेंट है वो फ्लक्चुएट करते हैं, इसीलिए इन्हें दोष कहा जाता है. मेजरली ये है वात, पित्त और कफ. वात जो होता है, ये हमारे शरीर में जो भी मूवमेंट्स होती है, लोकोमोशन होता है, उसका काम करता है. पित्त जो होता है, ये हीट यानी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन का काम करता है. और कफ जो होता है, ये हमारे बॉडी में ल्यूब्रिकेशन और स्ट्रक्चर देने का काम करता है. अब ये जो 3 दोष होते हैं, ये फ्लक्चुएट होते हैं, इसके हिसाब से पर्सनैलिटीज बनती है. एक तो पित्त कप, या वात पित्त, या वात कप, या एक त्रिदोषा पर्सनैलिटी भी मानी जाती है, जिसमें एक तो तीनों के तीनों दोष फ्लक्चुएटेड रहेंगे, या फिर तीनों के तीनों बैलेंस्ड रहेंगे. अभी मैं आपको इसमें पर्सनैलिटी जो होती है इन लोगों की, मैं उसका नेचर बताऊंगा मैं आपको. जिसकी वात बॉडी होती है, वो शॉर्ट होते हैं और थिन होते हैं बॉडी में. इनकी ड्राई स्किन होती है, और खाने में जो है, ये लोग ज्यादातर वेट मतलब कि ग्रेवी वाला, या फिर जो थोड़ा सा ये है जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है, ऐसा खाना ज्यादा पसंद करते हैं. अगर आपका वात शरीर में बिगड़ा हुआ है, तो आपने ड्राई चीजें खाना छोड़ना चाहिए, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, या फिर सीरियल्स हो गए, ऐसे डायरेक्टली उन्हें खाना छोड़ना चाहिए. देन देयर इज पित्त. पित्त जो है, इनकी बॉडी मीडियम होती है, और ये नेचर में ये काफी एग्रेसिव होते हैं. एंड इनका पेशेंस थोड़ा सा कम होता है, बट दे आर क्विक लर्नर्स. और इनका इम्यूनिटी और डाइजेशन काफी अच्छा होता है. नेक्स्ट इज कफ बॉडी. कफ बॉडी जो होती है, वेल बिल्ट होती है, मतलब आप जो ऐसे देखें, कुछ ऐसे हट्टे कट्टे लोग जो हम बोलते हैं, वैसे होती है इनकी बॉडी. इनकी स्किन जो होती है, वो ग्लॉसी होती है, और ये थोड़े से आलसी होते हैं, एंड दे आर स्लो लर्नर्स. इनकी मेमोरी, भले ये चीजें सीखते स्लो है, बट ये उसे रिटेन काफी लंबे देर तक करते हैं. लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन. ओके. सो ओके, अभी मैं एक चीज बताऊंगा, बोलना चाहूंगा एक और. आयुर्वेद और हर्बेरिस्ट जो लोग हैं, इनमें थोड़ा सा क्लैश चलता है. एक एमआरपी नाम का सिस्टम है, मतलब अगर किसी को आइडियल आइडियल हेल्थ में आना है, तो हर्बेरिस्ट लोग ये बोलते हैं कि आपने एमआरपी फॉलो करना चाहिए. अब नाउ व्हाट इज एमआरपी? ये एमआरपी जो है, ये एक्चुअली छोड़ने की चीज है. यू शुड सैक्रिफाइस दिस 3 थिंग्स. एम से होता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, आर से होता है रिफाइंड प्रोडक्ट्स, और पी से होता है प्रोसेस्ड या फिर पैकेज्ड प्रोडक्ट्स. अब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स क्यों? कई लोग ये कहेंगे कि भैया, मिल्क तो हम बचपन से पीते आ रहे हैं, और हेल्दी माना जाता है, कैल्शियम के लिए अच्छा होता है. इट इज एक्चुअली अ मिथ. अगर आप बुक पढ़ेंगे, द यूरिन कॉमन टॉक्सिन्स एंड द मिल्क, बाय जॉन जॉन हॉलैंड, तो उसमें उन्होंने एक्चुअली एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअली कैल्शियम टॉक्सिसिटी मिल्क से होती कैसे है. एंड देन आर रिफाइंड प्रोडक्ट्स. रिफाइंड प्रोडक्ट्स में कौन से आ गए? हमारा मैदा, जो भी रिफाइंड फ्लोर्स है, कॉर्न फ्लोर हो गया, उसके बाद इवन रिफाइंड ऑयल.
रिफाइंड ऑयल तक नहीं खाना चाहिए बिकॉज इट इज कार्सिनोजेनिक। देन देर इज पैकेज प्रोडक्ट्स। पैकेज प्रोडक्ट्स मतलब जितने भी पैकेट वाला जैसे कुरकुरे हो गए, या फिर हमारे एनर्जी ड्रिंक्स हो गए। एनर्जी ड्रिंक्स और कुरकुरे के ऊपर में तो मैंने वीडियो भी बनाया है, आप मेरे प्रोफाइल पे जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये पैकेज कुरकुरे और एनर्जी ड्रिंक में मैंने एल टॉरिन वाला ये लिया था, मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक। इट लिटरली डैमेजेस योर आईज, क्योंकि जो एल टॉरिन है ये जिम सप्लीमेंट्स में भी यूज होता है और लोग प्राउडली इसे खाते हैं, नहीं इससे मतलब ये प्रोटेक्टिव का काम करता है। बट लेटेस्ट रिसर्चेस ने ये कहा है कि जो एल टॉरिन है, अगर आप उसका कंजम्पशन काफी ज्यादा रखेंगे सप्लीमेंटेशन में, तो वो आपके आंखों में जाके माइक्रोवेस्कुलर लेवल पर डैमेज करता है। तो इससे आपकी आईसाइट जो परमानेंट लॉस भी हो सकती है, इट इज नॉट रिकवरेबल, राइट। दिस इज द एमआरपी कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू हर्बालॉजिस्ट। और मैं भी इस चीज से एग्री करता हूं। लोग भले ही मिल्क बोलते हैं, बट आई थिंक मिल्क के साथ जो हम मिल्क का डेली कंजम्पशन ना करें, आयुर्वेद जिन मेडिसिन को मिल्क के साथ लेने को बोलता है वैसा करना चाहिए। द रीजन इज, एक थोड़ा सा ना कॉमन सेंस का हम यूज करके देखते हैं। जो सांड है, राइट, या गाय, उनकी एवरेज लाइफ स्पैन होती है, मतलब एक मेल 18 साल जीता है और एक फीमेल 30 या 32 साल तक जीती है। नाउ जो ब्रेस्ट फीडिंग का पीरियड है, अब ह्यूमंस में क्या है, ह्यूमंस का एवरेज लाइफ स्पैन है 70 साल। अब आप हमारी साइज देख लीजिए और उनकी साइज देख लीजिए, सांड या गाय जो भी है। तो इंसान को जब जितना ब्रेस्ट फीडिंग का ड्यूरेशन है, उतने पीरियड में कितना इंसान खड़ा करना है, और एक लाइफ स्पैन में कितना बड़ा इंसान खड़ा करना है, हार्डली 5, 5, 9, 5, 10 फीट, 6 फीट। बट एक गाय को कितना बड़ा सांड खड़ा करना है, राइट। तो वो जो मिल्क है वो एक्चुअली कंप्लीटली डाइजेस्टिबल नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसको कैपेबल नहीं है डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक्सेस अमाउंट में होते हैं। और इंसान अकेला ऐसा जानवर है ये पूरे धरती पे जो किसी और का दूध पीता है, बाकी और कोई जानवर किसी का दूध नहीं पीता, राइट। सो इसीलिए मैं भी जो हर्बेरिस्ट लोग हैं मैं इससे थोड़ा ज्यादा अग्री करता हूं आयुर्वेद के कंपैरिजन में। हाँ, आप बेशक वो चीजें कंज्यूम करें, बट अगर आपको कुछ मेडिकेशन पे हो या कुछ डेफिशिएंसी उसको पूरा करना है, तो सिर्फ उतने ड्यूरेशन के लिए। यू शुड नॉट कंज्यूम इट फॉर लाइफ टाइम, और ना ही इसे बच्चों को देना चाहिए। अभी हम हाउ नेचर अफेक्ट्स योर बॉडी, अभी हम सर्केडियम रिदम के बारे में जानेंगे कि जो आपका दिन है, जो रूटीन है, वो आपके बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है। सो दिस इज द सर्केडियम रिदम। और सबसे सवेरे जब हम उठते हैं, उठने का जो आइडियल पीरियड आयुर्वेद बोलता है कि सनराइज से पहले होना चाहिए, 4 से 6 के बीच में। एंड वाई इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट, उसे ब्रह्म काल बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम पे हमारे जो बॉवेल्स होते हैं, पेट काफी अच्छा साफ होता है इस टाइम पे। अगर आप देख सकते हैं 2 AM और 6 AM के बीच में वात लिखा है, यहाँ पे हमारा वात एक्टिवेटेड होता है, वात नेचर ऑफ बॉडी, तो वात दोष। और उसमें वायु के 5 प्रकार होते हैं, उसमें एक है अपान वायु। जो अपान वायु है वो इजेशन का काम करता है, मतलब जो हमारे बॉवेल्स है वो काफी अच्छे तरीके से साफ हो जाएंगे। अगर आपका पेट अच्छे से क्लियर हो जाता है तो यू विल बी फ्रेश फॉर योर होल डे। बट दिक्कत कहां आती है कि लोगों के उठने का समय ही 10, 11 ऐसा होता है, एंड इससे फिर डाइजेशन के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। अब कुछ लोग जो होते हैं वो रात को काफी देर तक जागते हैं, रात को काफी देर तक काम करते हैं, और खुद का मन बहलाने के लिए अच्छे अच्छे नाम भी देके रखे, भैया बैटमैन है, नाइट ऑल्स है। ये एकदम फालतू कंसेप्ट है। बिकॉज अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा होगा, मैंने उसमें ये क्लियरली मेंशन किया है कि जब आप रात को जागते हैं, एंड इफ यू आर वर्किंग, ऑब्वियसली अभी काम पूरा डिजिटल चल रहा है, यू विल बी लुकिंग एट स्क्रीन। तो उससे क्या होता है, हमारा जो डोपामाइन सिस्टम है, डोपामाइन सिक्रीशन सिस्टम से वो ब्लंट होते जाते हैं, जिसकी वजह से आपका हैप्पीनेस इंडेक्स भी कम हो जाएगा और आप और स्ट्रेस में चढ़ते जाएंगे, राइट। इसके वजह से आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है उस पर भी फर्क पड़ता है। जब आप रात को ज्यादा देर तक जागते हैं तो आपका पित्त जो है वो बढ़ते जाता है। अब पित्त बढ़ेगा तो एसिडिटी भी बढ़ेगी,
और एसिडिटी बढ़ेगी तो उसके साथ में डकार आना, जलन होना चेस्ट में, ऐसे प्रॉब्लम्स भी बढ़ते जाएंगे। एंड इन सीवियर केसेस इवन इट कैन लीड टू अल्सर्स, और अल्सर्स काफी पेनफुल होते हैं, राइट? सो योर मॉर्निंग इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ एक्सरसाइज, एक वार्म ब्रेकफास्ट। जैसे आप सवेरे 4 बजे उठ गए, थोड़ा सा आपने घूम फिर लिया, 4 से 6 के बीच में जब भी आप उठेंगे, मैं यूजुअली 6 से 7 के आसपास उठ जाता हूं, देन यू शुड डू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है इसमें भी मैं आई प्रेफर डूइंग योगा देन जिम। नाउ लेट मी टेल यू व्हाई। जिम जो है एक वेस्टर्न कंसेप्ट है और योगा जो है इट इज अ इंडियन कंसेप्ट। एंड व्हाई इट इज बेटर? क्योंकि जो वेस्ट है वो हमारे ह्यूमन बॉडी को सिर्फ और सिर्फ एक मट्टी का ढांचा समझता है, उसमें कॉन्शियसनेस या चेतना की बात ही नहीं होती। और हम सिर्फ चेतना है और ना ही हम सिर्फ शरीर है, हम दोनों का कॉम्बिनेशन है। और योगा जो है वो उन दोनों को एक लाने की कोशिश करता है। इसीलिए योगा के जो फायदे हैं वो जिम या किसी और प्रैक्टिस को करने से कई गुना ज्यादा है। दैट इज वाई अर्ली मॉर्निंग योगा करना इज वेरी गुड। देन यू आर गोइंग टू हैव वार्म ब्रेकफास्ट। और जो डाइट है आपका, जैसे जो सूरज होता है, सूरज के हिसाब से आपकी डाइजेशन की इंटेंसिटी होती है, उसे जठराग्नि बोलते हैं। तो जितनी सन की इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा जठराग्नि होगी और उतना आपका डाइजेशन उतना स्ट्रांग होगा, राइट? इसीलिए आप देखेंगे कि नून के टाइम पे लंच लिखा है जो कि सबसे बिगेस्ट मील है। उस टाइम पे आपने जो खाना खाना चाहिए वो राजा जैसा खाना खाना चाहिए। मतलब ड्राई फ्रूट्स जितना हेवी आप खाना चाहते हैं उस टाइम पे खाइए, राइट? देन दोपहर के टाइम पे कुछ खाना खाने के बाद में थोड़ी सी मूवमेंट कर लीजिए। मराठी में शतपावली बोलते हैं, मतलब 100 स्टेप्स चलना। फास्ट नहीं चलना है, लाइट लाइट चलिए, सो दैट इट हेल्प्स अ लिटिल बिट इन योर डाइजेशन। देन रात के टाइम पे धीरे धीरे, जैसे ही आपका डॉन खत्म हो गया, डस्क खत्म हो गया, शाम का वक्त आ गया, धीरे धीरे जो है रात के समय का जो मील है, एक्चुअली आयुर्वेद इसे बोलता है कि रात के मील में हार्डली आप सूप लीजिए या दूध लीजिए या पतला दलिया या खिचड़ी खाए। बट हम लोग एग्जैक्ट इसका उल्टा करते हैं। हम होटल्स में कब जाते हैं? रात को ही जाते हैं। हम रात को ही पार्टीज करते हैं, राइट? तो ये जो है ये आपके पूरे शरीर को धीरे धीरे खराब करते जाएगा। देन एट 10 PM मैंने लिखा है प्रिपेयर टू स्लीप। रीजन इज 10 PM के आसपास आपका मेलाटोनिन सिक्रेशन शुरू हो जाता है, एंड मेलाटोनिन इज अ स्लीप हार्मोन। सो आप अगर उस आइडियल पीरियड में सोएंगे, देन आपका ब्रेन और आपकी ओवरऑल नर्वस सिस्टम काफी अच्छी रहेगी। 10 to 11 इज द बेस्ट पीरियड टू स्लीप। बट अगर आप 11 से ज्यादा जागते हैं, मैंने मेरे वीडियो में भी एक्सप्लेन किया, 11 से 4 के बीच में अगर आप ज्यादा जागते हैं तो एक तो आपका पित्त खौल जाएगा, उसकी वजह से आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, और साथ ही साथ में आपका हैप्पीनेस इंडेक्स भी कम होता जाएगा। नेक्स्ट, अभी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आहार। आहार यानी हमारा खाना। आहार के ये कुछ पॉइंट्स है, अगर ये टिक करते हैं तो ये आहार जो है ये आपके शरीर को लगेगा एंड इट विल बी हेल्दी फॉर यू, एंड इट विल वर्क एज अ मेडिसिन फॉर यू। आपको मेडिसिन बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो सात्विक। नाउ व्हाट इज मीन बाय सात्विक? सात्विक आहार वो होता है जो कि हमें इस नेचर से रेडिली अवेलेबल होता है। नो प्रोसेसिंग, लाइक फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर मिल्क वगैरह हो गया, ये सारी सात्विक में आती है। आगे मैं और इसके और दो टाइप्स है, मैं और आगे नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। देन इट इज सीजनल। जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो हमने कंज्यूम करने चाहिए। अब दिक्कत यह है, मार्केट में मैंने दो ऐसे फ्रूट्स देखे हैं जो हमेशा अवेलेबल होते हैं, एक है केला और एक है पपीता। जो उनका सीजन, मुझे भी, मैं बचपन से देख रहा हूं, मुझे भी एग्जैक्ट सीजन नहीं पता केले का कौन सा सीजन है और पपीते का, क्योंकि मैंने उन्हें साल भर अवेलेबल देखा है। तो ये जो फ्रूट्स होते हैं ऐसे फ्रूट्स ना कंज्यूम करें। इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है? जब आप केला खरीदते हैं तो जो डंडी होती है ना, जिसको सारे केले अटैच्ड होते हैं, उसके तरफ देखिए, अगर वो डार्क ब्लैक है, मतलब ब्लैकिश उसका थोड़ा सा शेड है, इसका मतलब वो नेचुरल है, उसको उन्होंने केमिकल कर लगा के नहीं पकाया है। बट अगर उसकी वो जो डंडी के पास का जो रीजन है वो ग्रीन है, इसका मतलब उन्होंने
100% कैल्शियम कार्बाइड या कोई और राइपनिंग एजेंट डाल के उसे पकाया हुआ है. दैट विल एक्चुअली हार्म योर बॉडी. एंड सीजनल जो होते हैं फ्रूट्स, एक्चुअली मैं इससे रिलेटेड एक और साइंस बताऊंगा कि हमारी जो क्रेविंग्स होती है ये नेचुरली इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, सीजनल फ्रूट्स के तरफ. जैसे मैं अभी अभी समर का सीजन है, अभी आम काफी आ रहे मार्केट में. मैं एक एक दिन में 4 या 5 आम खा जाता हूँ एवरी डे. आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट टू एवरीवन, क्योंकि हर किसी की क्रेविंग अलग होगी. उस इंटेंसिटी के हिसाब से आपने सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी आम खाएंगे हीट बढ़ जाएगी. और लोग बोलते हैं कि भैया आम खाने से वजन बढ़ता है, बट ये मुझे 100% ट्रू नहीं लगता. लेट मी टेल यू माई बाय माई एक्सपीरियंस. मैं रोज इतने आम खाता हूं बट आई एम स्टिल लूजिंग वेट, बिकॉज मैंने बैलेंस करके रखा है मेरे एक्सरसाइज को और मेरे डाइट को. अगर आपने मेरे फोटोज देखे होंगे इंस्टाग्राम पे और अभी भी आप मुझे देख रहे हैं, तो राइट नाउ आप चैट बॉक्स में डालिए आपको क्या लगता है एस्टिमेट मेरा वजन कितना होगा. जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स. आपका क्या एस्टिमेट है? 65? एनी मोर गेसेस? 60? थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए नंबर थोड़ा, ये बहुत कम नंबर है. मेरी 5'9", 5'10" हाइट आ रहा हूँ. एक्चुअली माई वेट इज 90 kgs. बट कोई बिलीव नहीं करता मुझे देख करके ये सच में इंसान ये 90 किलो का होगा. नाउ व्हाई इट इज लाइक दैट? क्योंकि मेरे शरीर शरीर की कप प्रकृति है. दैट इज वाई माई स्केलेटन इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग. बट मेरा जो पित्त दोष है वो ज्यादा है. राइट. सो कप प्रकृति वालों का शरीर ऐसा ही होता है. इनकी जो बोन डेंसिटी होती है और जो मसल डेंसिटी होती है ये काफी ज्यादा होती है. तो आप इनकी बॉडी को देख करके आप जज नहीं कर सकती कि इनका वेट कितना है. इनकी इनका भले बॉडी स्ट्रक्चर कम होगा, वेट ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ मसल एंड बोन डेंसिटी, और इनमें स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है. राइट. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक सीजनल फ्रूट्स. हमारी जो नेचुरल क्रेविंग्स है वो सीजनल फ्रूट्स की ओर होनी चाहिए. एंड व्हाई इट इज? बिकॉज नेचर ने वैसा हमको डिजाइन किया है. अब हमारी ये क्रेविंग्स खत्म की होगी, हमें क्रेविंग्स पानी पूरी की होगी, हमें क्रेविंग्स बर्गर खाने की होगी, हमें क्रेविंग्स पिज्जा खाने की होगी. द रीजन इज MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, या फिर फ्लेवरिंग एजेंट्स जैसे एस्पार्टेम. ये क्या करते हैं? ये एक्चुअली आपके ब्रेन में डोपामाइन स्पाइक करते हैं. अब डोपामाइन इज हैप्पी हार्मोन एंड इट इज एडिक्शन फॉर्मिंग हार्मोन. तो जैसे ही डोपामाइन स्पाइक हो गया, आपको हैप्पीनेस मिल गया. अब ये अब ये जो है ये आपको लत लगा देगा उस चीज की. और जैसी आपको उस चीज की लत लग गई, आपको क्रेविंग उसी चीज की होगी. आपकी जो नेचुरल क्रेविंग्स है वो डिस्टर्ब होते जाएगी. मैंने अराउंड 6-7 महीने हो गए होंगे, मुझे याद भी नहीं मैंने लास्ट टाइम फास्ट फूड कब खाया, और मेरी क्रेविंग्स पूरी तरीके से पलट गई. मैं एक एक दिन में आधा, अगर जैसे संतरे का सीजन था इसके पहले, एक दिन में मैं आधा किलो संतरा खा जाऊंगा. अभी भी आम खाता हूं तो मैं बहुत भर भर के आम खाता हूं. और ये जो है मेरा उल्टा हो गया. पहले आई वॉज एक्सट्रीमली अनफिट, बट योगा प्रैक्टिस करने के बाद से ये सब बदल गया. एंड आपको चीजें छोड़नी नहीं पड़ती, चीजें धीरे धीरे छूट जाएगी. वंस यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बॉडी, जब आप एक्सरसाइज करोगे तब धीरे धीरे आपको कंट्रोल करना नहीं पड़ेगा, चीजें छूटते जाएगी. राइट. तो सीजनल फ्रूट्स हमेशा कंज्यूम करना चाहिए, बिकॉज उस सीजन में हमारे शरीर में जो दोष है उसके लिए वो फ्रूट नेचर ने हमें अवेलेबल करके दिए है. एंड इट इज गुड फॉर मेंटेनिंग आवर हेल्थ. नेक्स्ट इज लोकल. नाउ व्हाट आई मीन बाय लोकल, हम जिस भी लोकेशन पे रहते हैं उसके 100 से 150 किलोमीटर दायरे में जो कुछ भी सब्जियां फल उगते हैं वो हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होते हैं. देयर इज अ रीजन व्हाई नेचर ग्रोज कोकोनट इन इंडिया बट एवोकाडोज इन द वेस्ट. क्योंकि हमारे शरीर के लिए नारियल ज्यादा बेहतर है. उनके यहाँ पर भी होते हैं नारियल, बट एवोकाडो उनके यहाँ पे ज्यादा सरप्लस अमाउंट में होते हैं. उनके यहाँ पे खेती होती है एवोकाडोज की. हमारे यहाँ पे उतने सरप्लस अमाउंट में नहीं बनता, बिकॉज हमारे यहाँ पे एनवायरमेंट वैसा नहीं है. फिर आर्टिफिशियल काम करते शेड्स वगैरह डाल के, हाइब्रिडाइजेशन करके, वो एट द एंड वो और शरीर को खराब करता है. तो लोकल इज कि आपके अराउंड 100-150 किलोमीटर के अराउंड जो भी फल सब्जियां उगती है वो आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्दी है. और आप ये भी ट्रेंड नोटिस करेंगे कि आई डोंट नो अबाउट सिटीज, बट जब आप गांव गांव से ट्रैवल करोगे
तो खाने का जो तरीका है वो बदलते जाता है। अभी यहां से अकोला जो है मेरे सिटी से, वो अराउंड 200 किलोमीटर दूर है। उन लोगों के खाने का फ्लेवर कंप्लीटली चेंज है। वो उनके यहाँ पे लोकल जो ज्यादा बनता है वो ज्यादा खाते हैं। अब आप अगर खानदेश में जाएंगे, यहाँ से अराउंड मेरे लोकेशन से 400 किलोमीटर दूर है, अकोला से एग्जैक्ट 200 किलोमीटर दूर। खानदेश रीजन मतलब जळगाव जिला वगैरह, वहां पे हमें आइडिया, यूजुअली हम ग्रीन रेड ग्रेवी देखते हैं, ऑरेंज ग्रेवी देखते हैं। वो लोग ग्रीन ग्रेवी में सब्जियां खाते हैं, वो लोग हरी मिर्च का यूज ज्यादा करते हैं। वाई? बिकॉज उनके यहाँ पे वो काफी ज्यादा रेडीली अवेलेबल है। तो हमारी जो डाइट की हैबिट्स है, ये हमारे 100-150 किलोमीटर के रीजन में जो भी उगता है, अगर उस हिसाब से रही तो हमारी बॉडी काफी हेल्दी रहती है। बिकॉज वो हमारे लिए डाइजेस्टिव इजी हो जाता है। नेक्स्ट इज फ्रेश। अब फ्रेश में तो मैं ये कहूंगा कि सब घरों में जब से फ्रिज आ गया है, तब से शब्द लिटरली एलिमिनेट ही हो गया है। बिकॉज हमें क्या आदत है, सब्जियां ली और फ्रीज में भर दी और फिर हम उसको खाएंगे। एंड देन कुछ लोगों को तो ये भी आदत होती है, वो फल काटते हैं और अब भैया आधा पूरा खाना नहीं हुआ तो उसे फ्रिज में भर देते हैं फॉर प्रिजर्वेशन। बट ये काफी गलत है। लेट मी टेल यू व्हाई। क्योंकि जो कंडेंसर होते हैं, जो सीएफसीज वगैरह जो गैसेस होती है, अगर आपने फल को काट के खुला डाल दिया, वो उसको एक्चुअली कार्सिनोजेनिक बनाता है। इट एक्चुअली बिकम्स अ पॉइजन। इसीलिए कोई भी अगर आप खाना रखना चाहते हैं फ्रिज में, उसे खुला ना रखें। कीप इट कवर्ड एज मच पॉसिबल एज यू कैन। और आप बिलीव नहीं करोगे, 4 साल हो गए मेरे घर पे फ्रिज नहीं है। हम आज भी सब्जियां टोकरी में गीले कपड़े में बांध के रखते हैं। हमारे घर पे फ्रिज ही नहीं है। देन नेक्स्ट इज टेस्टी। अब अब आप बोलेंगे कि यार टेस्टी कैसे हो सकता है, ये सब सात्विक वगैरह आहार की बातें चल रही है और नेचुरल बातें चल रही है। एक्चुअली इट इज टेस्टी, बट आप उसकी नेचुरल टेस्ट को भूल चुके हो, बिकॉज हमने फास्ट फूड का कंजम्पशन हमारे डेली लाइफ में काफी ज्यादा लाया है। एंड हु हैज डिस्ट्रॉयड दिस? एमएसजी या फिर कुछ अदर फ्लेवरिंग एजेंट्स जो है वो। हम प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड फूड के चक्कर में हम हमारी नेचर के साथ जो है वो कांटेक्ट भूलते जा रहे हैं। इसीलिए जो सब्जियां हो गई या फल हो गए, उसका जो नेचुरल टेस्ट है वो हम एंजॉय नहीं कर पा रहे। अब शहरों से आप गांव में जाइए। गांव में जाने के बाद में जो खाना बनता है, चूल्हे पे जो खाना बनता है या उनकी जो सब्जियां होती है, आप देखेंगे उसका स्वाद काफी अच्छा होता है एज कंपेरिजन टू द फूड दैट यू गेट इन सिटीज। भले ही वो खाना काफी सिंपल होता है, सादी सब्जी रोटी होगी, बट द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इट गिव्स यू, इट इज नेक्स्ट लेवल। वो कोई मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट भी आपको नहीं दे सकता। व्हाट इज द रीजन? फर्स्ट, गांवों में हाइब्रिडाइजेशन बहुत कम है। उसे नेचुरल ब्रीड्स कहते हैं, या मतलब गावरानी कहा जाता है मराठी लैंग्वेज में। तो वो जो ब्रीड्स है, उनमें वो नेचुरल टेस्ट होता है, और जितना ज्यादा वो टेस्ट, उतना ज्यादा वो शरीर के लिए हेल्दी होता है। देन वन मोर थिंग, जैसे ही आपको ये नेचुरल टेस्ट मिलती है, ऑटोमेटिकली, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव नोटिस दिस, बट आपका डाइट बढ़ जाता है। आप ज्यादा खाते हो। जैसे मैं अगर जब गांव में जाता हूँ, खानदेश में, फैजपुर में, तो उनके यहाँ पे पंगत वाला सिस्टम होता है। मतलब लोग ऐसे नीचे बैठते हैं और केले के पत्तों पे खाना खाते हैं। उस टाइम पे मैं 10 रोटियां खा जाता हूँ, बट मैं मेरे घर पे मुश्किल से 3 रोटी खा पाता हूँ। वाई? बिकॉज गांव में उतना नेचुरल और उतना हेल्दी रेडीली अवेलेबल मिल जाता है। राइट? सो टेस्ट डजेंट ओनली मीन इट इज फॉर योर टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट, आयुर्वेद ये बोलता है, जो जितना स्वादिष्ट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिफाइंड टेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल टेस्ट। जो चीज जितनी ज्यादा नेचुरली टेस्टी है, वो उतनी ज्यादा हेल्दी भी होती है। राइट? लेट्स मूव ऑन। मतलब हेवी तो नहीं जा रहा, सब इजीली समझ में आ रहा है हर किसी को? एनीवन हैज एनी डाउट्स? ओके, सो ओके, टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स। अभी सात्विक। सात्विक के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, व्हाट इज सात्विक। आप फोटो में भी देख सकते हैं, इट इज रेडीली अवेलेबल फ्रॉम योर नेचर, और इसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, रिफाइनिंग नहीं होती। बट आजकल सात्विक फूड भी खत्म होते जा रहा है। हमारे सब्जियों के ऊपर में पेस्टिसाइड्स डाले जा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। राइट? इट इज ऑल्सो कॉजिंग मेनी प्रॉब्लम्स।
इसी से मुझे पॉइंट याद आ रहा है, मैं वो बताता हूँ। आज कैंसर के केसेस जो है काफी बढ़ रहे हैं, और जरूरी नहीं है कि जो आदमी नशे करता है उसी को कैंसर हो, जो आदमी कुछ भी नहीं करता उसे भी कैंसर हो रहा है। एंड इसके पीछे काफी बड़ा रिसर्च है। उन्होंने ये पता किया कि कंपेयरिंग टू द पास्ट, आज जो पेस्टिसाइड्स है उसकी इंटेंसिटी और जो स्ट्रेंथ है वो काफी बढ़ गई है। एंड वन मोर थिंग, अवर वाटर, हमारा पानी काफी बिगड़ चुका है। हम बोलते नहीं यार, हम तो फिल्टर का पानी पीते हैं, एक्सवाइजेड जो कुछ भी हो, बट फिल्टर क्या करता है, आपके पानी का टीडीएस उतार देता है, और आपका फिल्टर का पूरा कंटेनर है प्लास्टिक का। अब वो प्लास्टिक एक्चुअली उसमें कार्सिनोजेंस डालना शुरू करता है, बिकॉज जितना कम पानी का टीडीएस, उतना ज्यादा उसकी सोल्यू चीजों को डिसॉल्व करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। तो वो प्लास्टिक खींचना शुरू कर देता है पानी, उसका टीडीएस उतरने की वजह से। अब आप बोलोगे कि हम तो टीडीएस सेट कर सकते हैं, पर प्लास्टिक तो अपने गुण नहीं छोड़ेगा, पानी ने छोड़ दिए फिर भी। जैसे ही आप बोलते नहीं यार, फिर हम मटके का पानी पीते हैं। अच्छा है मटके का पानी पीते हैं, बट मटके में भी दिक्कत है, क्योंकि आपके मटके को भी प्लास्टिक का ही नल लगा हुआ है। आपने इतने मेहनत की, उसे मटके में डाला, उसे रखा, और रात भर एक्चुअली जो पानी है उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि कॉपर के साथ में उसका 12 घंटा कांटेक्ट होना चाहिए। उसे एक मट्टी एक जमीन के ऊपर रखेंगे तो ग्राउंडिंग होती है। बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग, वो जितने भी चार्जेस है, आप कॉपर की बोतल यूज करते हैं। ओके, अभी जो मैं बताऊंगा उससे आपको एक्चुअली झटका लगेगा। सो वी शुड नॉट यूज कॉपर वाटर बॉटल्स। आई विल ऑल्सो टेल यू व्हाई। तो मैं कहाँ पे था, मटके के ऊपर में। मटके का भी नल आपका प्लास्टिक का ही है। एट दी एंड वो तो कार्सिनोजेन छोड़ेगा ही। तो नल जो है, ऐसा मटका ले जिसको नल प्लास्टिक का नहीं, और दूसरा सफेद वाले मटके ना यूज करे, जो आई डोंट नो वो कौन सी मट्टी से बनते हैं, बट हमारी जो नेचुरल मट्टी है, काली और लाल, इट इज बेस्ट। उसी मटके का पानी पिए। अभी समर का सीजन चल रहा है, तो खस के रूट्स आते हैं। लोग उसको मतलब इसमें पूजा वगैरह होती है तो उसमें डालते हैं, बट पूजा में इस्तेमाल करने की चीज नहीं है वो चीज समर में क्यों आती है, बिकॉज इट इज गिफ्ट ऑफ मदर नेचर। मदर नेचर इज सेइंग कि आप इसे लो, पानी में डालो, एंड कंज्यूम इट। आपका जो हीट बढ़ी हुई है शरीर की बिकॉज ऑफ द समर सीजन, इट विल कूल डाउन। बट इसका मतलब ये नहीं कि अरे यार चलो खस है, मैं ऑलरेडी लग दो खस का शरबत पीते हैं। शरबत वरबत पी के कोई फायदा नहीं, उसमें सिर्फ फ्लेवरिंग एजेंट और कलरिंग एजेंट होते हैं, कोई मतलब नहीं, उससे कुछ फायदा नहीं होगा आपके बॉडी को। इफ यू कैन गेट द रेडीली अवेलेबल खस रूट्स, उनको आप आपके मटके में डालिए और कंज्यूम करिए। इट इज गुड इन द समर। ये मेरी तरफ से एक फ्री टिप है। ओके, सो पानी का हो गया। अब पानी के लिए मैं बताता हूँ व्हाई यू शुड नॉट कॉपर बॉटल्स। एक तो हम उसे डेली साफ नहीं कर पाते, या फिर करते भी होंगे तो बॉटल में जो एजेस या फिर जो फोल्डिंग्स होती है, हम उसको 100% साफ नहीं कर पाते। एंड कॉपर इज वेरी पावरफुल। मैं इसके लिए आपको एक बढ़िया जुगाड़ बताता हूं। क्या करना है, एक 4 उंगली चौड़ी प्लेट कॉपर की लेके आना है, और उसको आपके मटके में डाल देना। बस बात खत्म। वो कॉपर उसका काम कर देगा मटके में। और डेली दूसरे 24 घंटे बाद उस कॉपर की प्लेट को साफ कर देना है घिस के। अब वो कॉपर की प्लेट है, प्लेट के में तो कोई क्लेफ्ट नहीं है, फोल्ड्स नहीं है, वो तो इजीली साफ हो जाएंगे, कोई भी बैक्टीरिया उसमें नहीं बचेंगे। बट बॉटल में वो दिक्कत हो जाती है। इसीलिए आप देखेंगे तो बॉटल्स के ऊपर में काले काले मार्क्स पड़ जाते हैं कभी कभार, या फिर ग्रीनिश मार्क्स भी पड़ जाते हैं। राइट, वो होता है कॉपर सल्फेट। और वो कॉपर सल्फेट, जो कॉपर आपके इम्यूनिटी और डाइजेशन के लिए अच्छा है, वही उसका ऑक्सीडेटिव फॉर्म कॉपर सल्फेट आपको सीधा इंटेस्टाइन का कैंसर तक पैदा कर सकता है। इसीलिए कॉपर की बॉटल्स ना यूज करें। बॉटल्स आप की कोई और सबसे बेस्ट है ग्लास। आप ग्लास की बॉटल्स यूज करें ट्रेवलिंग की, और यू कैन गेट एन एक्सेप्शन। बट घर पे आप ग्लास की बॉटल्स यूज करें। एंड देन आपका जो मटका है, आप उसमें कॉपर की सिर्फ प्लेट डाल दीजिए। अगर आपको एक्सपेरिमेंट भी करना है, आपके पास में रेडीली अवेलेबल है, तो आप 12 घंटे या 20 घंटे बाद जब उस कॉपर की प्लेट को माइक्रोस्कोप के नीचे अगर देखेंगे, तो उसके ऊपर आपको सारे बैक्टीरिया अटैच दिखेंगे। सो दिस इज अबाउट वाटर। कमिंग बैक टू डाइट, सात्विक। तो सात्विक के बारे में मैंने कह दिया। नेक्स्ट इज राजसिक। अब राजसिक क्या होता है, जब आप सात्विक को एक्सेस ऑयल या सॉल्ट के साथ काफी देर तक पकाते हैं, तो उसे राजसिक माना जाता है।
ये जो फूड होते हैं एक्सट्रीमली स्टिम्युलेंट होते हैं। मतलब क्या करेंगे, जैसे आप स्पाइसी खाना खाओगे तो स्पाइसी खाना खाने के बाद में जो स्टिम्युलेशन होता है, मतलब ऐसे बढ़िया फीलिंग आती है, यार मजा आ गया खा के। एंड जब आप सवेरे आपका पीरियड है, नहीं भैया टॉयलेट को जाना है, अभी पेट खाली करना है, उस टाइम पे एकदम फट से खाली हो जाता है। वाई? बिकॉज जो स्पाइसेस है वो इरिटेशन कॉज करते हैं आपके इंटेस्टाइन में, तो उसके वजह से जो आपके बॉवेल्स है वो इजीली क्लियर हो जाते हैं। बट इट इज नॉट एट ऑल अ हेल्दी मेथड टू डू, राइट? देन तामसिक। तामसिक क्या होता है? ये उससे भी खतरनाक है। तामसिक जो होते हैं ये पैकेज्ड फूड्स हो गए, या फिर एक्सट्रीमली रिफाइंड, यानी कि आपकी वाइन, जितने भी अल्कोहलिक बेवरेजेस हो गए आपके, वो सारे वो तामसिक में आते हैं। एंड तामसिक आर मोर प्रोन टू कॉजिंग कैंसर। क्योंकि आप देखेंगे, मैंने कुरकुरे के ऊपर वीडियो बना था, वो तो आपका डाइजेशन बिगाड़ता है। बट आप मेरा अगर पैकेज में इसका वीडियो देखेंगे एनर्जी ड्रिंक्स का, उसमें मैंने टॉरिन के बारे में बताया, वो आपकी आंखें खराब करेगा। बट उसके अंदर जो टीन कैन जो है, वो कंटेनर जो होते हैं वो टीन के होते हैं। और ये खुद डब्ल्यूएचओ के रिसर्च ने कहा है कि टीन कंटेनर्स में जो कुछ भी मटेरियल्स आते हैं वो एक्चुअली कार्सिनोजेनिक होते हैं। आई पुट हॉट वाटर विथ लेमन टू क्लीन। हाँ, ये भी सही है, बट स्टिल कुछ ना कुछ कॉर्नर्स रह सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप अच्छे से साफ नहीं करते, डोंट टेक इट मी अदर वे, बट द सेफेस्ट मेथड इज दैट प्लेट वन। कैल्शियम कमी कर देता है कॉपर एक्सेस अमाउंट में, यस, ओके। सो तामसिक, राजसिक, सात्विक, राइट? चीजें समझ में आ रही है इजीली? इफ यू थिंक आई एम मेकिंग सेंस, देन जस्ट टाइप MSS इन द चैट बॉक्स, मेकिंग सुपर सेंस। ऑलराइट, थैंक यू। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेररिस्ट ऑन योर किचन टेबल। अब ये जो शुगर है ना, शुगर अगर आप लिख रहे इसके ब्रैकेट में, इसके आगे सामने लिख दो ओसामा बिन लादेन। ये बिल्कुल वही काम करता है। नाउ व्हाट हैपेंस, जो रिफाइंड शुगर्स होती है, ये जब आप कंज्यूम करते हैं, जब आप रिफाइंड शुगर्स कंज्यूम करते हैं, तो होता यह है कि इसके डाइजेशन के लिए आयंस लगते हैं। विच वन? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये काफी हेवी अमाउंट में लगते हैं। अब होता क्या, आपकी शुगर डाइजेशन के चक्कर में जब ये आयंस कम पड़ जाएंगे, तो ये आपके बोन्स या ब्लड से खींचना शुरू कर देती है बॉडी। आपका कैल्शियम गया, आपके बोन्स खराब हो जाएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। आपका मैग्नीशियम गया, आपके मसल्स कमजोर हो जाएंगे। सो एट दी एंड शुगर, ये आपको अभी कुछ नहीं लगेगा, अभी आप यंग है, हर किसी को मजा आता है। बट जैसे ही आपकी एजिंग होगी, एज के साथ साथ ये सारी चीजें बिगड़ना शुरू होती है। अब आप बोलेंगे यार ये सारी चीजें कट डाउन करेंगे तो जिएंगे कैसे? मैं एंड में आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आप ये सब एंजॉय भी कर पाएंगे और आप हेल्दी भी रह पाएंगे। सो स्टे विथ मी टिल दी एंड। नेक्स्ट इज मिल्क। मिल्क के बारे में तो मैंने बता दिया, बुक का भी नाम बताया, द यूरिन, द कॉमन टॉक्सिन्स एंड द मिल्क, बाय जॉन हॉलैंड। उसे आप पढ़िए, उसमें आपको डिटेल मिल्क के बारे में दिया, हाउ मिल्क कॉजेस एक्चुअल कैल्शियम टॉक्सिसिटी। देन कैफीन। कैफीन जो है, ये आपकी सीधा सीधा एड्रिनल ग्लैंड को ही खराब करता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। हमारे ब्रेन में, हमारे बॉडी में जो एनर्जी है, मतलब एनर्जेटिक फील होने के लिए एड्रिनलिन होता है। एड्रिनलिन सिक्रेट होता है एड्रिनल ग्लैंड से, जो कि किडनी के ऊपर होती है, टोपी जैसे बैठी होती है। अब आप क्या करते हो, आपको हल्की सी नींद आ गई, आपको एनर्जेटिक फील करने के लिए आपने कंज्यूम की कॉफी या चाय। चाय कॉफी क्या करती है, इसने आपके जो स्लीप क्यों होती है, मेलाटोनिन की वजह से आ रही है, इसने आपके स्लीप को तो कंप्रेस कर दिया, बट जो कि इसने एनर्जी मॉलिक्यूल ज्यादा जनरेट कर दिया, तो इसने आपके एड्रेनालिन को भी बैठा दिया। अब आप क्या होते हो, आप उस कैफीन के गुलाम हो जाते हो। अब बिना चाय पिए काम ही नहीं चलता। और जो आईटी सेक्टर में लोग हैं, आईटी सेक्टर वालों का तो काम और भी बिगड़ा हुआ है। वो लोग एक एक दिन में चार चार छह छह कप कॉफी पी जाते हैं, और उनमें कुछ देर बाद रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। कितनी भी कॉफी पिएंगे तो उनको कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता फिर, राइट? एनर्जी फील करने के लिए क्या कंज्यूम करें? मुझे हैबिट है चाय की। मस्त जुगाड़ बताता हूं मैं आपको।
अरेबियन सॉल्ट लेके आए, अरेबियन सी सॉल्ट मिलता है। एंड क्या करना है, जब भी ऐसा थोड़ा सा आलसी आलसी लग रहा है, एक पिंच लेना है और जुबान के टिप पे रख देना है, बस आप रॉकेट बन जाओगे। राइट, सो आप अरेबियन सी सॉल्ट का यूज करें। देन चाय की जो हैबिट है, और जो आप बोल रहे हैं कि चाय की हैबिट तोड़ने के लिए, एक्चुअली आप, हमने हैबिट मास्टरी तो करी है, उससे आप तोड़ ही सकते हैं। एंड एनर्जी के लिए मैं और आपको टिप्स दूंगा, कुछ प्रोसेसेस है, मैंने उसके लिए ये एपरेटस भी लाके रखे, मैं आपको सब बताऊंगा। नेक्स्ट कैफीन हो गया, कैफीन का पता चल गया। नेक्स्ट इज रिफाइंड सीरियल्स। ये भी घातक चीज है। आप रिफाइंड कॉर्नफ्लावर यूज करते हो, रिफाइंड व्हीट फ्लावर यूज करते हो, दे ऑल्सो कंटेन कार्सिनोजेंस। कैसे, मैं आपको इसे एक स्टोरी से समझाता हूं, ब्रेड की स्टोरी। कि कुछ लोग बोलते नहीं यार ब्राउन ब्रेड हेल्दी होता है, वो सब मिथ है। लेट मी टेल यू व्हाई। ब्रेड ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था यूरोप में, और उसकी स्टोरी ऐसे कहती है कि किसी आदमी ने वो डो बना के रख दिया व्हीट का, और वो उसे भूल गया पकाना। रात भर वो डो वैसे ही रहा, एनवायरमेंट ने जो भी माइक्रोब्स या जो भी थे बैक्टीरियाज, उन्होंने उसको फर्मेंट किया, जो शुगर्स होती है उसको डाइजेस्ट किया, जिसके से फर्मेंटेशन हो गया, और वो डो फ्लफी बन गया। अब उन्होंने उस डो को पका लिया, पका लिया तो वो फूल गया ब्रेड काफी, वो जो डो है वो काफी अच्छे से फूल गया पकने के बाद में। ये दुनिया का सबसे पहला ब्रेड था इन द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ यूरोप। और ये जो ब्रेड है ये एक्चुअली रोटी से भी ज्यादा हेल्दी है, बिकॉज इसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये जितनी भी व्हीट की शुगर्स होती है या फिर ग्लूटामाइन होता है व्हीट में, ये उसको डाइजेस्ट करके सिंप्लीफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन एक्चुअली इजी हो जाता है। बट इफ ब्रेड इज नॉट मेड बाय ट्रेडिशनल वे, अभी की ब्रेड कैसे बनती है मैं आपको बताता हूँ। धीरे धीरे जैसे कल्चर आगे बढ़ा ब्रेड का, अब लोगों से रहना नहीं हुआ कि यार ये ब्रेड बनने के लिए 12 घंटे कौन वेट करेगा, इसको रात भर रखना है। उन्होंने फिर ये एक्सपीरियंस किया कि जो बेकिंग सोडा है, उस टाइम पे सोडा का इन्वेंशन हुआ, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप सेम चीज कर सकते हो, आप ब्रेड को उससे भी फ्लफी बना सकते हो। फिर जो बेकिंग है उस पीरियड के बाद में काफी तेज होने लगी, बेकिंग के पीरियड्स कम होने लगे, मतलब जो टाइम पीरियड लग रहा था केक्स या ब्रेड्स बनाने के वो कम हो गया, बिकॉज बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर आ गया मार्केट में। नेक्स्ट क्या हो गया इवोल्यूशन, वो भी उतना स्टिल हार्मफुल नहीं था। अगर आप बेकिंग सोडा की जो चीजें जिसमें बेकिंग सोडा यूज होता है, अगर आप डेली खाते हैं, वो भी आपके इंटेस्टाइन को खराब कर सकता है। बट उसके बाद में उससे भी घातक चीज हुई। उसके बाद में आ गई मशीन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और उसमें उन्होंने व्हीट के जो ऊपर की कोटिंग होती है प्रोटीन की या बाकी और विटामिन मिनरल्स की, उसको उन्होंने रिमूव करना शुरू किया। रीजन वॉज कि जैसे ही आप व्हीट को रिफाइन करेंगे, उसके ऊपर की कोटिंग रिमूव करेंगे, तो क्या बचेगा, व्हीट स्टार्च। व्हीट स्टार्च क्या होगा, वो स्ट्रेची होता है, स्ट्रेची होने की वजह से जो ब्रेड जो वो और फूलती है। अब इन्होंने रिफाइनरीज बनाना शुरू कर दी, और उसकी वजह से जो व्हीट है उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू और कम हो गई। उसके बाद वो भली व्हीट का जो पाउडर है, हम आटा देखेंगे तो इट इज येलोइश इन कलर, अब उसको आप रिफाइन भी कर लोगे उस मशीनरी से, तो स्लाइटली जो कलर है वो उसका फेंट हो जाएगा। बट उसके बाद अब पता नहीं वाई इंडियंस को जो व्हाइटनेस के साथ नेक्स्ट लेवल ऑब्सेशन है, तो उन्होंने भी क्या किया यूरोपियंस ने, अब उनको भी वो सफेद सफेद अच्छा दिखता ना, तो उन्होंने सफेद करने के लिए उन्होंने ब्लीचिंग एजेंट्स डालना शुरू किए, पेरोक्साइड्स जैसे हो गए वो। एंड पेरोक्साइड्स आर डायरेक्टली कार्सिनोजेनिक। यूरोपियन फार्माकोपिया में ब्लीचिंग एजेंट्स यूज करना डायरेक्टली बैन है, बट वो माल बना के हमको बेचते हैं हमारी हेल्थ खराब करने के लिए, और हम उसको प्राउडली खाते हैं। और इसमें क्या हो गया, अब उन्होंने ब्लीचिंग एजेंट डाल दिए। अब ब्लीचिंग एजेंट से ठीक है सफेद भी दिख गया, ब्रेड बन भी गया, ब्रेड टिकती नहीं थी, ब्रेड टिकी ही हार्डली क्या 2 दिन, उसके बाद में ब्रेड रफ हो जाती थी। अब इसमें आ गया अमेरिका का रोल। अब अमेरिका जो है वो पैसे के लिए काफी माने जाते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिस्ट कंट्री है। उन्होंने क्या किया,
अब भैया ब्रेड तो फ्लफी बनानी है, अब ये 2-3 दिन बाद तो काफी ज्यादा रुक्ष हो जाती है, राइट? तो इन्होंने क्या किया, उसमें और केमिकल्स डालना शुरू कर दिया, प्रिजर्वेटिव्स डालेंगे, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डालेंगे या फिर आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट्स डालेंगे, और उसकी वजह से फिर आप देखेंगे मार्केट में जाएंगे, जो जिस ब्रेड को 2-3 महीने भी हो गए होंगे वो भी ब्रेड फ्लफी होता है, राइट? इट इज एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। आप ब्रेड को कंज्यूम करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, ट्रेडिशनल रेसिपीज है, आप उसे घर पे फॉलो करिए और बनाइए, बट माइक्रोवेव में ना पकाएं। माइक्रोवेव में जब आप खाना पकाते हैं तो उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ऑक्सीजन, क्लोराइड्स, क्लोरीन्स, ऑक्सीजन, ये जो है FON and Cl, ये जो है ये सारे फ्री रेडिकल्स है। ये फ्री रेडिकल्स सीधा सीधा कार्सिनोजेन का काम करते हैं। माइक्रोवेव बहुत आ गए अभी, नहीं भैया बिजली बचाते, अदरक लहसुन जो कुछ भी है, सारे फालतू कॉन्सेप्ट्स है, सारे हेल्थ खराब करने के कॉन्सेप्ट्स है। इट एक्चुअली जनरेट्स फ्री रेडिकल्स, और वो फ्री रेडिकल्स आपके सीधा कार्सिनोजेनिक काम करेंगे, राइट? तो इसीलिए आप घर पर भी पकाना चाहते हैं, डोंट यूज माइक्रोवेव ओवंस, यूज हॉट एयर ओवंस, या सबसे बेस्ट अपने देसी तंदूरी ओवंस, राइट? सो रिफाइंड सीरियल्स वी शुड नॉट कंज्यूम इट। मैंने आपको स्टोरी भी बताई ब्रेड की कैसी है, हिस्ट्री भी बताई। नेक्स्ट इज टेबल सॉल्ट। ये है दूसरा काफी खतरनाक आतंकवादी। इससे भी मिथ से बचपन से हमको ये पाठ पढ़ाए जा रहे सारी इंडस्ट्री, नहीं भैया आयोडीन युक्त सॉल्ट खाओ, आयोडीन वाला सॉल्ट खाओ, जो कुछ भी है। अगर आपको थोड़ा सा साइंस याद होगा, आपने पढ़ा होगा, आयोनिक बॉन्ड इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स। अब वो रेडिली अवेलेबल ही नहीं होता, जब आप उसको कंज्यूम करते हो तो उसका आयोनिक फॉर्म में वो है, वो रेडिली बायो अवेलेबिलिटी जो है उसकी वो काफी कम हो जाती है, बॉडी उसके में से सोडियम और क्लोरीन उतना अच्छे से एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती। इट इज लाइक मैंने आपको शूज गिफ्ट किए बट उसकी दोनों जो लेसेस है वो टाई कर दी परमानेंटली, वो जूते किस काम के, राइट? आई यूज सेंधा नमक फॉर कुकिंग, बट मैम सेंधा नमक चेक करिए आप कौन से ब्रांड का यूज करते हैं, पतंजलि का सेंधा नमक इज फ्रॉड। तो सेंधा नमक आप, इट इज अ वेरी सिंपल टेस्ट। सेंधा नमक इतना नहीं, टाटा का भी मत यूज करिए। और एक मैं टेस्ट बता रहा हूँ, टाटा का मैंने वैसे देखा नहीं है, बट टेस्ट इज की जो नमक है वो पिंकिश होना चाहिए। हाँ, पिंक सॉल्ट, पिंकिश होना चाहिए, और उसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा फाइन नहीं होनी चाहिए, बारीक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब वो ओरिजिनल पिंक सॉल्ट है, वो आप आपके डेली डाइट में कंज्यूम कर सकते हो। डोंट यूज आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन क्या है, आप कोई भी केमिकल को डायरेक्टली पकाएंगे तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। इवन हमने ये भी स्टडी किया है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर टॉक्सिक इन नेचर, दे आर डायरेक्टली कार्सिनोजेनिक इन नेचर, बाकी केमिकल्स के साथ भी सेम है। आप आयोडीन ले रहे हो और उसको सब्जी में डाल दो और वो पक रहा है हीट में आपके सब्जियों के साथ में, वो सीधा सीधा आपके सब्जियों को खराब करेगा, उनका नेचर बिगाड़ेगा। सो व्हाट इज बेस्ट, आप सेंधा नमक या फिर रॉक सॉल्ट जो बोलते हैं, पिंक सॉल्ट, वो यूज करिए डेली डाइट में, या आयोडीन वायोडीन के पीछे ना पड़े। आयोडीन नमक कहाँ यूजफुल है, जहां पे आपको मेडिसिनल यूज केस चाहिए। एग्जाम्पल, गला खराब हो गया आपका, तो गर्म पानी का हम कुल्ला करते हैं, गार्गल्स करते हैं, उस टाइम पे आप आयोडीन नमक यूज करिए, उस टाइम पे वो चलेगा। बट आप नॉर्मल हमारे डेली डाइट में सेंधा नमक इस्तेमाल करिए, आयोडीन सॉल्ट ना यूज करें। नेक्स्ट इज फ्राइड फूड्स। अब ये तो इससे भी ज्यादा घातक चीज है, बिकॉज फ्राइड फूड्स में जो होते हैं सैचुरेटेड बॉन्ड्स बनते हैं, और ये डाइजेस्ट नहीं होते, इसमें फैट्स काफी हेवी अमाउंट में होते हैं। और फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी पूरी, आप देखते होंगे हम खाना बहुत खा ले या फिर हेवी खाना खाए तो नींद आने लगती है, आलस चढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि पूरा जो खून है आपका सर से पेट की तरफ चला जाता है, उसको डाइजेशन के लिए वो एनर्जी लगती है, तो ऊपर का खून नीचे चला गया, तो आप आलसी हो गए। आपने राजसिक खाना खाया, मैंने बोला राजसिक आर ओवर स्टिमुलेंट, ये आपको आलसी भी बना सकते हैं, तो ये आपके बॉडी में आलस पैदा करेगा। जितनी ज्यादा लिथार्जिसिटी आएगी उतनी आपकी इनएक्टिविटी बढ़ जाएगी, और उतना ज्यादा जो है आपके मसल्स और बोन्स में वीकनेस आना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए फ्राइड फूड्स को जितना हो सके उतना अवॉइड करें, एंड इवन इफ यू आर कंज्यूमिंग, मेक श्योर कि वो
फ्रेश ऑयल में बने हैं। देन सम डेडली फैक्ट्स। अब डेडली फैक्ट्स में कुछ कुछ बताता हूं आपको। मैकडोनल्ड्स ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उनका जो बर्गर है वो अनहेल्दी है। यूट्यूब पे आप एक वीडियो भी देख पाएंगे, उसमें उस व्यक्ति ने मैकडोनल्ड्स का एक बर्गर खरीदा, उसने उसको एक जेब में रखा पैंट के और वो भूल गया। उसने वो बर्गर 20 की 40 साल बाद देखा, वो बर्गर वैसा का वैसा इंटैक्ट था, जैसा उसने खरीदा था वैसे ही दिख रहा था। इतने हेवी अमाउंट में उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। और ये मैकडोनल्ड्स ने खुद एक्सेप्ट भी किया है कि हमारा खाना काफी ज्यादा टॉक्सिक है। स्टिल हम उस वहीं पे जाते हैं खाने के लिए। व्हाई? क्योंकि हमको एडिक्शन लग गया है। उन्होंने वो फ्लेवरिंग एजेंट्स और वो एमएसजी डाल के हमको एडिक्ट करवा दिया उस चीज से। सो इसीलिए केएफसी ले लो, मैकडोनल्ड्स ले लो, इनके थोड़ा सा दूर, जितना दूर रहे उतना अच्छा है। नेक्स्ट इज बास्किन रॉबिन्स। मुझे बताइए कितने लोगों ने बास्किन रॉबिन्स का नाम सुना है? आइसक्रीम्स के जो शौकीन हैं, उन्होंने सुना ही होगा। टाइप इन द चैट बॉक्स यस और नो, कितने लोगों ने बास्किन रॉबिन्स का नाम सुना है? ओके। हाँ। अब आपको एक और मस्त स्टोरी बताता हूँ। बास्किन रॉबिन्स का जो ओनर है वो खुद उसका आइसक्रीम खा के ही मर गया था। आपने सुना है बट खाए तो खाओ भी मत आरती मैडम। उसने उसी का कंपनी का आइसक्रीम खा के वो खुद मर गया। सोचिए। सो अब आपको बोलेंगे यार उज्जवल फिर आइसक्रीम तो पसंद है, फिर खाऊ कैसे? इसका भी जुगाड़ बताता हूँ। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट अगर आपके यहाँ पे लोकल शॉप्स में वो एपरेटस अवेलेबल होगा तो अच्छा है, बट ऑनलाइन खरीदने जाएंगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव आता है। आइसक्रीम मेकर खरीदिए। वो ऐसा, उसको बाहर बकेट होती है, बीच में सिलेंडर होता है, आजू बाजू में आप आइस डाल सकते हो और उसको घुमाना होता है। अब अगर आप घुमाएंगे तो थोड़ी सी आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, बट घुमाना उसमें काफी स्ट्रेंथ लगती है। इट इज योर पर्सनल चॉइस। थोड़ा सा वर्कआउट करना है तो हैंडल वाला ले लीजिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वाला भी ले सकते हो। बढ़िया दूध लेना है मस्त, उसको रबड़ी बनानी है उसकी। रबड़ी नहीं, रबड़ी थोड़ी और थिक होती है, उसकी बासुंदी बनाइए। और फिर उसमें आप सारी नेचुरल चीज डालिए। आप उसमें ड्राई फ्रूट्स डालिए। आप चाहे तो उसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर देना है, स्ट्रॉबेरी का पेस्ट करके उसमें डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए। और स्ट्रॉबेरी के थोड़े टुकड़े डाल दीजिए। चॉकलेट फ्लेवर का चाहिए, कोको पाउडर लेके आइए और उसको घर पे बनाइए। एंड इट इज माई चैलेंज टू यू, जब आप वो आइसक्रीम खाएंगे, दुनिया के किसी भी ब्रांड को हाथ नहीं लगाएंगे। बिकॉज आई हैव कंज्यूम्ड इट इन बाय माई सेल्फ। जब मैं गांव में जाता हूं तो गांव में जो है वो बकेट होती है, और मतलब फैमिलीज होती है बड़ी बड़ी, मतलब ऐसे लंबे के लंबे घर जो होते हैं फैमिलीज ही होती है सारी। तो वो बड़ा वाला पॉट खरीदते हैं और पूरी फैमिलीज मिल के खाती है रात को। और गांव में दूध वगैरह की तो कमी नहीं होती। तो वो मैंने वो जो क्लासिकल कल्चर है विलेज वाला वो एक्सपीरियंस किया है। तो आप जब भी मैं गांव में जाता हूं तो मैं आइसक्रीम बहुत खाता हूं। और उस आइसक्रीम का कोई आपको एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज इट इज कंप्लीटली नेचुरल। राइट? तो आप चाहे तो वो आइसक्रीम मेकर ले सकते हैं और उसमें आप आइसक्रीम बनाइए। बट आप ब्रांडेड आइसक्रीम्स के पीछे ना जाए। द रीजन वाई मैंने आपको भी बोला रेफ्रिजरेशन से क्या होता है, वो जो भी गैसेस होती है वो जाएंगी, वो उस फूड कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट करेंगी चिलिंग की वजह से, और उसके वजह से वो अगेन कार्सिनोजेनिक बन जाएंगी। तो इट इज बेटर कि आप घर पे बनाए। आइसक्रीम में शुगर की जगह क्या आते हैं, आप हनी यूज करिए, शहद डालिए। और शहद जो है, डोंट यूज ए डाबर वाबर वगैरह का मत इस्तेमाल करिए। मैं आपको एक सोर्स देता हूं। पचमढ़ी अगर कोई घूमने गया होगा तो पचमढ़ी में हनी पसंद ही नहीं, तो गुड़ डालिए, जैगरी डालिए। सो हनी जो है, अगर आप जंगलों में जाएंगे तो वो लोग डायरेक्टली डोंट यूज हनी फ्रॉम दी मार्केट्स। ये लोग जो है ये मैन्युफैक्चर्ड या फार्म्ड हनी होता है। अगर आप पचमढ़ी में जाएंगे तो वहां पे जो लोग हैं जंगली लोग, वो जंगल का हनी देते हैं, और वो जो हनी है वो कंप्लीटली स्वीट नहीं होता, उसमें हल्का सा जो एक्रिड टेस्ट होता है। तो होता क्या है कि वो जो हनी है वो काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि जंगल के जितने भी वाइल्ड प्लांट्स है वो वहां से उन हनी बीज ने एक्सट्रैक्ट किया होता है। वो कोई आर्टिफिशियल फार्मिंग की नहीं होती। आप चाहे तो ऑनलाइन उसको ऑर्डर भी कर सकते हैं, पचमढ़ी आयुर्वेद नाम का ब्रांड है, आप ऑनलाइन चेक करिए, आप उनसे मंगा भी सकते हैं। बट इट इज एक्सट्रीमली कॉस्टली। वो हनी आपको सीधा 1000-1200 रुपए किलो जाएगा, उससे भी ज्यादा जा सकता है।
हाँ, जो निकला है डायरेक्ट हाइव से, हाँ डायरेक्ट हाइव से ही निकला, बट देखिए ब्रांड्स जो होते हैं इनको तो मार्केटिंग आप, ये लोग मतलब ये भी खरीद लेते हैं, वो टेस्टिंग वगैरह कर देते हैं लेबोरेटरी में की, और वो फिर वो पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाता है, हाँ भैया प्यूरिटी है, इवन इफ इट इज प्योर, वो एट द एंड वो आर्टिफिशियली फार्म्ड ही है। जो जंगल से मिला हुआ हनी आपको जितने हेल्थ बेनिफिट्स देगा उतना ये मार्केटेड वाला नहीं देगा, राइट। नेक्स्ट इज अगला डेडली फैक्ट, एक ग्लास कार्बोनेटेड ड्रिंक को जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसको रिमूव करने के लिए बॉडी को 32 ग्लास पानी लगता है। हम 32 ग्लास करने के लिए हमको कितने दिन लगेंगे? हम मुश्किल से एक दिन में 8 ग्लास पकड़ के चलिए, 3-4 दिन का कोटा है पानी का, राइट। और वो किडनी पे प्रेशर डालता है अलग, और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा मतलब नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप बॉटल लीजिए और सिर्फ कंटेंट्स पढ़िए उसके। जस्ट मैं मेरे दोस्त के गेमिंग कैफे में गया था, वो थम्स अप बहुत चलता है उसके गेमिंग कैफे में, कुछ नहीं हो थम्स अप में, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट्स, कलरिंग एजेंट्स, बात खत्म, और शुगर और कैफीन डाल देते भर भर के। कोई मतलब नहीं हो कैफीन पीने का, वो कैफीन भी हेल्थ खराब करेगा ही, और साथ ही साथ में वो कार्बोनेटेड है वो और खराब करता है, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर इंटेस्टाइन। और एक चीज मैं इससे रिलेटेड फैक्ट बताता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, अगर इसको आप कार्बोनेटेड कोई भी ड्रिंक को सनलाइट के कांटेक्ट में रखते हैं तो उसमें कार्बोलिक एसिड बनता है, जो कि टॉयलेट क्लीनर है। ये टॉयलेट क्लीनर की बात आपने हर किसी ने सुनी होगी, बट कैसा है कि जो ट्रांसपोर्ट है कोल्ड ड्रिंक्स का, आप देख रहे होंगे अगर आप हाईवे से भी गए होंगे या रास्तों से, तो आपको ये सारी जो गाड़ी है ये खुली होती है, कोल्ड ड्रिंक्स पर ट्रांसपोर्ट, उस पर डायरेक्ट सनलाइट गिर रहा है। भले ही आप दुकान में जाते हो तो उसने भैया बढ़िया रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है, बट जब ट्रांसपोर्ट हुआ उस बात का तो सोचिए आप, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसके साथ क्या क्या हुआ होगा। और वो मिलते भी प्लास्टिक के बोतल में, प्लास्टिक तो और घातक है, सो इट इज अ डबल डोज ऑफ कैंसर, इसलिए वो भी कंज्यूम ना करें, राइट। लेट्स गो टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आर योर किचन यूटेंसिल्स किलिंग योर फूड? अब व्हाट डू आई मीन बाय दिस? एक बार मुझे जस्ट जानना है कि आप किचन में जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसका मटेरियल क्या है, जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स, आई वांट टू नो अबाउट इट, ताकि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। आयरन एंड स्टील, ओके, और एनीबडी एल्स? सिर्फ आरती मैडम एक्टिव है क्या? ठीक है, आयरन एंड स्टील, इसी से बात करते हैं। अभी आरती मैडम से मेरा ये सवाल है, ओके, कुकर एल्यूमिनियम की जो हार्मफुल है, ओके, सेम। नॉनस्टिक वाला कौन कौन है इधर? नॉनस्टिक वाले थोड़ा अपना नाम बता दीजिए मुझे, नॉनस्टिक कुकवेयर्स वाले। मी, ओके। तो नॉनस्टिक कुकवेयर्स पे सीधा टेफलॉन की लेयर होती है, और टेफलॉन जो है वो आप रिपीटेटिव जब आप यूज करते हैं, वो जो तवा है वो गर्म होगा ठंडा होगा, गर्म होगा ठंडा होगा, वो टेफलॉन की लेयर ढीली पड़ती जाती है। अब टेफलॉन की लेयर जैसे जैसे धीरे ढीली पड़ेगी, वो आपके खाने को चिपकना शुरू होती है, और वो हमको पता भी नहीं चलता, और वो टेफलॉन सीधा आतड़े खराब करता है, आपके जो इंटेस्टाइन्स है वो सीधा खराब करता है। नॉनस्टिक कुकवेयर्स जो लाइवलीनेस है फूड की, जो उसमें जो सत्व हम बोलते हैं, जो न्यूट्रिशन अमाउंट है, उसको वो अराउंड 95% किल कर देता है। द कुकिंग प्रोसेस इज दैट ब्रूटल कि उसके जो जीवन सत्व होते हैं वो 90 to 95% खत्म हो जाते हैं। इसीलिए आप जो खाना गांव में बनता है हंडी में, हंडी में भी मट्टी के हंडी में, अभी तो गांव में भी मॉडर्नाइजेशन हो गया, बट गांव में पीतल का बर्तन इस्तेमाल किया जाता था मोस्टली, या फिर मट्टी की हंडियों में बनता था, वो खाना ज्यादा टेस्टी होता है एज कंपेयर टू फूड कुक्ड इन द नॉन स्टिक कुकवेयर। क्यों? सेम थिंग कि कुकिंग की प्रोसेस में
वो नेचुरल होने की वजह से उसमें जो फूड है वो ज्यादा लाइवली होता है, उसमें जीवन सत्व ज्यादा होते हैं। जितने ज्यादा जीवन सत्व उतना वो न्यूट्रिशियस, जितना ज्यादा न्यूट्रिशियस उतना वो ज्यादा टेस्टी। हम सेम उसी लाइन पे पहुंच गए, राइट। देन आयरन। आयरन भी मैं क्यों प्रेफर नहीं करता, क्योंकि हमारे खाने में सॉल्ट्स तो होते ही है, और अगर हमने गलती से नींबू डाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। आयरन या मेटल के या स्टील के बर्तनों में अगर आप कोई ऐसा खाना पका रहे हैं जिसमें खटास है, वो सीधा आपके आयरन के साथ रिएक्ट करेगा और वो मेटल ऑक्साइड्स बनाएगा। एंड आई टोल्ड यू, ये हमने भी टेंथ में वगैरह पढ़ा था, सिलेबस में था, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर टॉक्सिक इन नेचर। सो वो सीधा सीधा आपके फूड में टॉक्सिसिटी पैदा करेगा, इवन इफ वो खाना आयरन में या इसमें पका हुआ है, इट इज सेफर एज कंपेयर टू नॉन स्टिक, बट उसमें अराउंड 50 to 40% डेथ हो जाती है नेचुरल सत्वों की। देन ये ग्लास। ग्लास के कुकवेयर तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, पकाने का गैस पे रखे तो फट जाएंगे। बट जब आप डो बना रहे हैं, राइट, जो यूटेंसिल आप मिक्सिंग के लिए वगैरह यूज कर रहे हैं, तो आप उसके लिए जरूर ग्लास का यूज करें। देन आप बोलेंगे कि भाई उज्जवल तूने तो सारे ही बर्तन बिगाड़ दिया, बर्तन करे कौन सा इस्तेमाल? तो यू शुड यूज क्ले पॉट्स। क्ले में भी जो काली मिट्टी, इट इज बेस्ट, ब्लैक और रेड, बाकी और कोई यूज ना करे। उसमें आप खाना एक बार पका के देखिए। आई डोंट नो सिटीज में वैसे मिलते हैं या नहीं, बट मेरे गांव में मिलते हैं। तो अगर आप उसमें खाना पकाएंगे, देन इट इज रियली वेरी वेरी टेस्टी, एंड इट इज ऑल्सो न्यूट्रिशियस, और उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं है। अगर वो खाना चूल्हे पे पकता है तो सोने पे सुहागा, उस पे न्यूट्रिशन लॉस्ट हार्डली 2 या 5% होता है। गैस पे पकाएंगे तो 10-15%, बट चूल्हे पे पकाएंगे तो हार्डली 5% के आसपास। तो उसपे पूरा न्यूट्रिशन मिलता है हमारे बॉडी को। इसलिए गांव के लोग शहर के लोगों से ज्यादा हेल्दी है, बिकॉज उनका खाना पीना वैसा है, राइट। मेकिंग सुपर सेंस? समझ में आ रहा है सभी को? जस्ट टाइप एमएसएस इन द चैट बॉक्स इफ इट इज मेकिंग सेंस टू यू। राइट, ओके। नेक्स्ट, हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं। अरे बाप रे। मोस्ट बुलशिट मिथ्स अबाउट वाटर। अब वाटर के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है? सबसे पहला, लोग क्या बोलते हैं कि भैया आप सो के उठते हैं तो सो के उठे बराबर अराउंड 1 लीटर पानी पीना चाहिए। यह सबसे फालतू कॉन्सेप्ट है। और फिर कोई कोई ज्ञानी बाबा आते नहीं, भैया इसमें लिखा है उसमें लिखा है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता और वाघभट्ट, ये तीनों में उषपपन का कहीं भी डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये खुद मुझे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताई हुई चीज है। सो जब आप, मैं ये नहीं कह रहा अगर सवेरे आपको प्यास लगी है तो पीजिए पानी, बट जितनी प्यास है उतना पीजिए। ये फालतू कॉन्सेप्ट है कि 1-1, 2-2 लीटर पानी पिए जा रहे हैं पागलों की तरह, इससे कुछ नहीं होता। इससे सिर्फ आपकी किडनी पे प्रेशर आएगा। देर इज अ देर इज अ रीजन कि हमारे बॉडी में थर्स्ट का सेंटर है, क्योंकि बॉडी को जरूरत लगती है तो बॉडी मांगती है। अगर आप जरूरत नहीं है और उसके बाद भी बॉडी में डाल रहे हैं तो वो उसको पूरा का पूरा फेंक देगी। और फेंकते टाइम फिल्ट्रेशन का काम किसको करना है? किडनी को। फुकट किडनी पे प्रेशर आएगा, क्योंकि 1.5 लीटर पानी फेंकना है। एक टाइम पे ऑब्वियसली निकलेगा, किस्तों किस्तों में वो पानी निकलेगा, बट उतना किडनी पे प्रेशर तो आएगा फिल्ट्रेशन के लिए। सो इफ इन द मॉर्निंग अगर आप प्यासे हैं तो पानी पीजिए। अगर आपको कोई डिसीज स्टेट है और अगर आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, देन इट इज एन एक्सेप्शन। बट अगर आप हेल्दी पर्सन है और आपको किसी, कोई भी अंकल, चाचा, फुआ, ताता जी ने या फिर किसी ने बता दिया आपको कि भैया नहीं आपको पानी पीना चाहिए, हम पुराने जमाने में करते थे, फालतू कॉन्सेप्ट है, डोंट फॉलो इट। देन मैंने आपको इसके बारे में बताया, पानी के बारे में। नाउ पानी से रिलेटेड मैं और एक बात बताता हूँ, सुप्रिया मैम इससे काफी ज्यादा रिलेट कर पाएंगे बिकॉज शी इज अ रेकी प्रैक्टिशनर। होता यह है कि आप जब पानी को चार्ज करते हैं, उसको रेकी जल बोलते हैं, तो इट एक्चुअली क्रिएट्स गुड इफेक्ट्स ऑन यू।
साइंटिस्ट ने भी ये एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, पानी के सैंपल्स कलेक्ट किए, एक नॉर्मल सिटीज से, हाउस होल्ड से, और एक मोनेस्ट्री से और मंदिरों के आजू बाजू से। सो जो वाटर उन्होंने टेम्पल्स या मोनेस्ट्रीज के आजू बाजू से कलेक्ट किया था, उसके जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स थे वो काफी ज्यादा यूनिफॉर्म थे, अहरे गहरे फैले हुए नहीं थे। और एग्जैक्ट उसका अपोजिट सिटीज या नॉर्मल हाउस होल्ड्स में जो पानी था उससे हुआ था। सो आप जो बोलते हो, आप जब मेडिटेट करते हो, सो यू एमिट दैट एनर्जी, और उस एनर्जी को आप ट्रांसफर करते हो आपके अराउंड। सो सेम वे जब आप पानी कंज्यूम कर रहे हो, देन मेक श्योर यू एमिट योर पॉजिटिव वाइब्स इनटू इट। आप उसे चार्ज करिए, आप उसका रेकी जनरल बनाइए, एंड देन उसे कंज्यूम करिए। वो उसके वजह से उसके फायदे आपको और मिलेंगे। नेक्स्ट थिंग, पानी खाना खाते वक्त नहीं पीना चाहिए, ये आपने हर किसी ने सुना हो। बट एक, अगेन मैं आपको कॉमन सेंस का लॉजिक बताता हूं। आप पेस्ट करना चाहते हो, मिक्सर में आप सब्जी के लिए वगैरह पेस्ट बनाते हो, तो आप क्या करते हो, अगर पेस्ट बना रहे हो और वो काफी कंपोनेंट जितने भी ड्राई है, तो आप थोड़ा सा पानी डाल देते हो, फिर वो पेस्ट और अच्छे तरीके से हो जाता है और वो घुल मिल जाता है। जितनी अच्छी पेस्ट होगी वो सारे फ्लेवर्स घुल मिल जाएंगे, राइट। सेम चीज हमारे पेट के साथ है। अगर आपकी बॉडी खाना खाते वक्त थोड़ा सा पानी मांगती है, तो एक घूंट पीना पाप नहीं है। ये वो एट द एंड जाकर के आपको डाइजेशन में हेल्प ही करेगा। बट अगर आप एक्सट्रीमली ड्राइनेस के साथ, वो पूरा ड्राई अगर खाना है, कुछ सूप वगैरह आपके डाइट में नहीं है, आपके थाली में, और आप वैसा ड्राई ड्राई खाना खा रहे हैं, तो वो एट द एंड जाके डाइजेशन में काफी ज्यादा तकलीफ पैदा करेगा। क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन्स में इतना म्यूकस थोड़ी होता है लुब्रिकेशन के लिए। तो थोड़ा सा अगर पानी जाएगा, तो जब वो हमारे पेट में जाएगा, तब जो मिक्सिंग की प्रोसेस होती है, पूरा हमारा स्टमक ऐसे ट्विस्ट होता है, उस टाइम पे वो आपको वो पेस्टी कंसिस्टेंसी बनाने के लिए, आपके फूड के लिए वो हेल्प करेगा। जैसी पेस्ट अच्छी बनेगी, तो जो एब्सॉर्प्शन है वो काफी अच्छा होगा, आपके शरीर को लगेगा वो खाना। आई एम नॉट सेइंग कि बाटली भर पानी पी जाओ, बट अगर आपको बॉडी मांगती है खाना खाते वक्त थोड़ा सा पानी, तो थोड़ा सा पीना इज नॉट अ क्राइम। आप थोड़ा सा पीना चाहिए। नेक्स्ट इज कि कुछ लोग बोलते हैं, ये भी मिथ मैंने सुना है, कि खाना खा सोते टाइम अगर आप पानी पिएंगे, तो ये हार्ट अटैक के चांसेस जो है कुछ 70% वगैरह कम कर देता है। इट इज ऑल्सो मिथ, ऐसा कुछ नहीं होता। और रात को एक्चुअली पानी आप जितना कम पियो उतना अच्छा, भले ही आपको भूख लगे, भूख लगने के बाद में भी आप घूट घूट पानी पियो, एकदम से ना पिए। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। आपको जाके टॉयलेट लगेगी, पानी पेट में गया तो टॉयलेट तो लगेगी, और आपको फिर नींद के बीच में उठना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी नींद खराब हो जाएगी, राइट। इसीलिए नींद सोने से पहले कभी भी एकदम ज्यादा पानी ना पिए। प्यास लगी भी हो तो भी थोड़ा थोड़ा प्यास बुझने बुझने जितना पानी पिए, राइट। ओके, लेट्स गो ऑन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सुप्रिया पेडनेकर रेज द हैंड, ओके। तो आपको कुछ बोलना है? Yeah, hi everyone. हाँ बोलिए। Just wanted to like check with you. ये जो आपने बोला ना मॉर्निंग में पानी नहीं पीना होता है and that is हम्म it. So I have a different view on that, slightly different, not हम्म uh, जैसे अभी अगर सवेरे सवेरे when people wake up early, so when you are हम्म integrating lot of practices, right? I mean when you are looking at it in isolation, जब आप कुछ और नहीं कर रहे हो और आप सवेरे 10 बजे उठ के बहुत सारा पानी पी रहे हो, हम्म then it doesn't really kind of make sense. But when you are integrating it with other practices, like say suppose when you are waking up early, so सब तो क्या हो जाता है ना, आपने जैसे rightly कहा स्टार्टिंग में पित्त वात और हम्म जो कफ त्रिदोष। राइट त्रिदोषा के बारे में। तो जब आप रात को जल्दी सोते हो सवेरे जल्दी उठते हो, तो इनिशियली जब आप अपनी स्लीपिंग साइकिल भी चेंज करते हो, तो देर इज लॉट ऑफ एसिडिटी विच गेट फॉर्म्ड इन बॉडी। राइट। So in that case, when you are exercising and that acidity is there, so it actually tends to spoil your system because it is हम्म getting misdirected. तो जब आप उसको अपने प्रैक्टिस में इस तरीके से इंटीग्रेट कर रहे हो कि आप जल्दी हम्म उठ,
आप 2 ग्लास पानी पी रहे हो, उसके बाद आप इमीडिएटली एक्सरसाइज करके आप स्वेट कर रहे हो, यू आर नॉट एक्चुअली यूजिंग, यू आर नॉट लूजिंग द वाटर by going constantly to the restroom, but it is actually getting, it is supplying to your entire body. Then, हम्म then I mean, when you're looking at each and every aspect in isolation, maybe हम्म it can be considered as a bullshit. But when you're integrating it in a practice, then आपने, हम्म then everything makes sense. So यस। I think to kind of, हाँ देखिए, मैंने आपसे शेयर किया, ये मुझे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया था। और अगर आपका शरीर में पित्त बढ़ गया है तो बॉडी ऑलरेडी पानी मांगेगी, आपको पिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको थोड़ा सा फील होता भी है कि मतलब डकारे आ रही है और अगर पेट में गर्माहट फील हो रही है, तो आप पानी पी सकते हैं। इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं भैया एसिडिटी ज्यादा है, तब आप पीजिए जरूर। बट इसको आप ट्रेडिशन ना बनाए कि उठ के पी लिया। जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी उसको ट्रिगर करती है। इफ यूर ऑल द सेंसेस आर हेल्दी, देन बॉडी उसको ऑब्वियसली ट्रिगर करेगी, राइट? तो इसीलिए मैंने ये नहीं कहा आई एम टोटली अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट, राइट? इसमें हर्बेरिश जो है और आयुर्वेद थोड़ा सा क्लैश इसमें चलते रहता है। बट मेरा मानना यह है कि हर किसी की बॉडी अलग है। आपके शरीर को जैसा फिट होता है आप वैसा करिए। किसी का बोल के सुन लिया और वो कर लिया, ऐसा ना करें, राइट? ओके। सो टॉप 4 स्किल्स दैट यू मस्ट लर्न। अब ये जो है ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अपर्णा मैम ने जो बोला चाय पीने की आदत है और उसके बिना अगर नहीं पिया समझो, राइट, तो आपको थकान वगैरह आती होगी बिकॉज हमारी बॉडी उससे एडिक्ट हो जाती है। तो बॉडी में एनर्जी का मेन जो सप्लाई है, इट कम्स फ्रॉम मेटाबॉलिज्म। और वो मेटाबॉलिज्म होता है ऑक्सीजन से। उससे एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं और वो हमारे लिए एनर्जी का काम करते हैं, राइट? सो उसके लिए पहले बॉडी में ऑक्सीजन तो अच्छी चाहिए। ऑक्सीजन की कमी है तो उससे भी आलस से आएगा आपको। अब ऑक्सीजन बढ़ेगा कैसे? बाय योगिक प्रैक्टिसेस। योगिक प्रैक्टिसेस के साथ साथ ये एक कुछ टिप्स है मेरे साइड से। जल नीति। व्हाट इज जल नीति? फोटो मैंने दिखाई है जल नीति का। सो जल नीति में क्या होता है, आप उसका एक पॉट आता है ऐसा, इसको चोच होती है। इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी लेते हैं, हल्का सा नमक डालते हैं, और दोनों साइड से एक पॉट पूरा, एक साइड से, इस साइड से पानी निकल जाएगा एक नॉस्ट्रिल से, और फिर दूसरे साइड से करते हैं। ये आपके चेहरे पे जो कुछ भी है, आंखें, नाक, मुंह, कान, ये सब के लिए अच्छा है, इंक्लूडिंग इवन ब्रेन। ये सब के लिए अच्छा है। सो इसीलिए, और साथ ही साथ में इससे जैसे आपके नेजल पैसेजेस अगर ज्यादा क्लियर हो गए, ऑटोमेटिकली आपको ऑक्सीजन इंटेक बढ़ते जाएगा। इवन इफ मैं भले ही मैं 90 किलो का हूं, बट मेरी एनर्जी दिन के एंड तक कांस्टेंट रहती है, मैं थकता नहीं हूं। बिकॉज आई डू दिस प्रैक्टिसेस एवरी डे। मतलब एवरी डे मीन्स मैं जलने की रोज नहीं करता, वंस इन अ वीक इज गुड इनफ। एंड इस प्रैक्टिस को कैसे फॉलो करना है? 2 से 3, एक हफ्ते में बार, हफ्ते में 2 से 3 बार, 3 महीने के लिए करें। 1 महीने की गैप लीजिए और फिर से 2 से 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए करें। देन सूत्र नीति। सूत्र नीति क्या होता है? उसका ऐसा धागा आता है, यह है सूत्र। बट किसी भी बिगिनर को मैं इसके साथ प्रैक्टिस करना रिकमेंड नहीं करता बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली पेनफुल। ये जो है, ये पूरा पीछे की जो साइड है, ये पूरे कॉटन के थ्रेड्स है। ये जैसे अंदर जाएंगे आपके नाक में रगड़ के साफ करते हैं सब कुछ। और ये जो है ये पूरा हार्ड है। ये इस थ्रेड को इन्होंने वैक्स लगाया हुआ है, राइट? अब ये क्या करते हैं, इसको हम सूत्र नीति में नाक में डालते हैं और इसे ऐसा मुंह से निकालते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं।
ऑलराइट, तो ये है सूत्र नीति। थोड़ा सा दर्द होता है, बट इट इज वर्थ इट। स्टार्टिंग में काफी ज्यादा पेन होगा आपको, आई एम नॉट सेइंग नो, ब्लीडिंग भी होगी, बट डोंट गिव अप। राइट, इससे भी खतरनाक कारनामे हमने गोवा में किए थे। ये जो है, ये हमारे एक्चुअली हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, तो ये करना चाहिए। दिस इज ऑल्सो गुड वंस इन अ वीक, एंड इट इज कंसिडर वन ऑफ द बेस्ट शुद्धि क्रियाज इन आयुर्वेद, सॉरी नेचुरोपैथी। Ajwal, यस। yeah, I wanted to understand, like abhi Jal Neti clears all the ENT aspects, right? So then, ye Sutra Neti, how is it, like, how does it complement? जलनीति में आपका पानी इससे गया, यहां से निकला, बट आपका नेजोफेरेंजियल रीजन जो है, ये हाँ, स्टिल यहाँ पे अभी भी इंटरनल डस्ट पार्टिकल्स है ना, यहाँ पे हाँ. थोड़ी ना हमने कुछ किया है। So there is a way in which Jal Neti bhi you can directly inhale through your nose हम्म। and remove through your mouth. There is another without using a pot. So does that kind of complement this Sutra Neti? जल नेति करने के दो तरीके हैं। एक तो है आप पॉट से करो, आप इस तरह से हम्म। करो और इस तरह से करो। और हम्म। एक चीज, आप एक कटोरी में पानी लो, ऊपर तक भरो उसको सॉल्ट में, एंड देन यू हम्म। ब्रीद गेन थ्रू योर द एंटायर वाटर थ्रू योर नोज। आई डू इट दैट वे, ओके, आई डोंट यूज द पॉट। ओके। So when I, inhale through that and then just remove it through the mouth, so that entire channel and passageway, it kind of clears your entire head region, your throat as well as your, because वो throat तक जाके पानी वापस आता है बाहर। हम्म। So Trinity is for clearing that internal passage, right? नेजोफेरेंजियल रीजन, ये इतना यहाँ से Okay. नाक से और यहाँ से आएगा। एंड मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, जो आपने मेथड बताई, व्हाई इट इज नॉट एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि हमारी जो नोज की ओपनिंग्स है वो अलग अलग है। मतलब किसी की एक नाड़ी ज्यादा एयर खींचेगी दूसरे नाड़ी से। राइट, आप जब आपने बाउल लिया और आपने खींचना शुरू किया, सो स्ट्रेंथ इज डिफरेंट। अब बिकॉज स्ट्रेंथ इज डिफरेंट, आपकी कोई भी एक नॉस्ट्रिल थोड़ी कम साफ होगी, बिकॉज इक्वल स्ट्रेंथ नहीं। वैसे अगर आप जलनेती में ये पॉट आपने लगा दिया, कुछ भी हो जाएगा, पानी को तो जाना ही है उसमें से, तो वो पूरा का पूरा ही साफ करके निकलेगा। इवन इफ हाफ नॉस्ट्रिल इज ब्लॉक्ड, बट वो पूरा का पूरा रगड़ के साफ करके बाहर निकालेगा। So this method is much efficient than the what मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आपने जो मेथड बताई, मैंने ऐसी कहा कहीं पर भी नहीं सुनी। इनफैक्ट उससे क्या होता है, जो मैं जो करती हूँ ना, हाँ हाँ। इवन जो कफ होता है ना, जो हम्म। एक्सेस कफ होता है, हाँ। दैट आल्सो कम्स आउट। मतलब व्हेन यू आर इनहेलिंग, it हम्म। it kind of touches, it kind of goes inside, it clears your cheeks, your entire nasal blockage, it goes हम्म। to your throat, then you hold it in your throat, and when you actually then bring it out, हम्म। after some time, even the mucus, which is excess हम्म। mucus of our body, it comes out. It is very powerful. I'll send you the link. See if, like अनूप करके है एक, जरूर वो, जरूर। हाँ, I'll share it with you. और देखिए, जैसा आपने बोला कि कफ वगैरह निकल जाता है, इसमें क्या है, इसमें सीधे कॉटन के धागे हैं, इसमें बचने का चांस ही नहीं है। वाटर के साथ साथ वो म्यूकस कैसा है, इट इज स्टिकी। राइट, थोड़ा मोटा बह गया तो बह गया, कुछ बच भी सकता है। आई एम नॉट सेइंग 5% कुछ, इसमें बचने का एक भी परसेंट चांस नहीं है। सीधे कॉटन का धागा रगड़ के निकालता है। आई टोल्ड यू कि इससे ब्लीडिंग तक भी हो सकती है, अगर आप हैबिचुअल नहीं है। स्टार्टिंग में ब्लीडिंग होगी, 100% होगी। तो ये इतना ज्यादा पावरफुल है। जो आप मेथड बता रहे हैं, इट आई एम नॉट सेइंग, बट मुझे उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसके बारे में सुना नहीं है। Yeah, no, it is very powerful, but you go through it separately maybe, okay? हाँ, और इसका कैसा है, इसमें हम ये बोल सकते हैं कि ये एडवांस प्रैक्टिस करने से पहले अगर आप वो प्रैक्टिस करेंगे जैसी चलने की आपने बताई, तो ये अगर आपका पैसेज ऑलरेडी क्लियर है, तो ये करते वक्त ज्यादा दर्द नहीं होगा। सो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये इट इज एन एडवांस प्रैक्टिस, और वो आप प्रिमिटिव कर सकते हैं इसको करने से पहले। देन इसका एक और प्रिमिटिव वर्जन है, इस प्रैक्टिस को करने से पहले। ये तो एडवांस्ड है, ये डायरेक्ट सूत्र है। एक रबर का कैथेटर आता है, विच इज एक्चुअली यूज्ड इन एनिमास, बट पतला वाला रबर का कैथेटर आप मेडिकल वाले को मांगिए, 0.5 mm के आसपास, एकदम पतला वाला जो आएगा, जो जितना आपका कंफर्टेबल लगेगा कि नहीं ये घुस जाएगा मेरे नाक से, आप पहले उससे प्रैक्टिस करिए। आपको आपके जो रिफ्लेक्सेस है स्नीजिंग के और इसके,
वो कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद में जो है वो ट्यूब अच्छे से निकल जाएगी। अब आपके रिफ्लेक्सेस आपके कंट्रोल में आ गए, फिर आप इसको करना स्टार्ट कर दीजिए। देन देयर इज आई वॉश। आई वॉश का ऐसा पॉट आता है, ये जो है ये हमारे आंखों के लिए काफी अच्छा है। जिन लोगों का स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा है या पढ़ते बहुत है, तो हम हमारी पलके काफी कम झपकाते हैं, आंखों में ड्राइनेस आता है, तो वी शुड यूज दिस। ये लोकल शॉप्स में जाएंगे तो हार्डली 20-30 रुपए की चीज है, बट अब ऑनलाइन अभी महंगा चलता ही है। आई डोंट नो एग्जैक्ट रेट्स ऑफ दिस, बस 100 के ऊपर ही दिखा है मुझे काफी बार। अब इसका भी एक जुगाड़ है। अब क्या है, मेरी जो बॉडी है, अगर आप एवरेज इंडियन साइज कंसिडर करो, मेरा शरीर में सब बड़ा है एवरेज इंडियन साइज से, मेरी आंख इसमें फिट ही नहीं होती। अब फिर मैं क्या जुगाड़ करता हूं, मैंने लिया ये, मेरे घर पे खराब वाला स्विमिंग का गॉगल पड़ा हुआ था, इसका ये जो है ये टूटा हुआ है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसमें भरता हूं पानी और बस इसको ऐसा लगा देता हूं। और इसका फायदा क्या है, ये देखो ये अटक के रहता है। अब ये वाला जो है इसमें सिलिकॉन वगैरह तो नहीं है, ये आपको ऐसा पकड़ के रखना पड़ता है, अब ये प्रेशर भी क्रिएट करेगा आपके आंख के ऊपर में, बिकॉज इट इज एग्जैक्टली कवरिंग योर आई बॉल। बट ये क्या है, ये आपके जो ये जो आई ऑर्बिट्स है, ये जो बोन है, इसको कवर करता है। तो ये सिलिकॉन ने इसको ऐसा पकड़ लिया, और फिर आप आराम से इसको ऐसा करके आप आपका आई वॉश कर सकते हो। एंड आई वॉश में आपने क्या करना है, आंखों को रोटेट करिए 10 बार, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 बार, आंखें बंद चालू करिए, 20 से 30 सेकंड तक आपने करना है, और फिर उस पानी को निकाल देना है और दूसरे आंख के साथ करना है। एंड यूज ड्रिंकिंग वाटर फॉर दिस। दूसरा और कोई भी टैप वाटर यूज मत करिए, ड्रिंकिंग वाटर यूज करिए। देन देयर इज ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग क्या है, आप 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल लीजिए, बेस्ट इज कोकोनट ऑयल, बिकॉज उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है उसको। और मैं जो मैंने बोला था कि मैं एट दी एंड टेक्निक बताऊंगा, वो यही सीक्रेट है ऑयल पुलिंग। क्योंकि ऑयल पुलिंग एकमात्र ऐसी टेक्निक है जो हमारे शरीर में कितना भी पुराना बैठा हुआ टॉक्सिन हो, केमिकल हो, कुछ भी हो, उसको खींच के बाहर निकालती है। देखिए, मेडिसिन में मैंने ये स्टडी किया मेरे 4 साल में, कि कोई भी जो ड्रग है वो 100% हमारे बॉडी से एलिमिनेट नहीं होता। 1% या 0.5% वो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होके रहता है। इसे बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं साइंस में। और इसे फिर वो लोगों ने, वेस्टर्न लोगों ने मस्त कंसेप्ट निकाला, "हाँ भैया, आपको साफ करना है, ब्लड में टॉक्सिन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर लो, खून ही निकाल लो।" पूरे मूर्खों वाले काम। सो व्हाट इज बेटर विद ऑयल पुलिंग करिए। ऑयल पुलिंग से आपने जितना भी टॉक्सिन्स अंदर लिए हुए हैं वो सारे साफ हो जाएंगे। क्या करना है, 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल, कोकोनट ऑयल इज बेस्ट। पैसा आपके पास बहुत ज्यादा है तो वर्जिन कोकोनट ऑयल लीजिए, नहीं तो आप सस्ता वाला कोल्ड प्रेस्ड भी यूज कर सकते हैं। एंड देन उसको आप मुंह में रखना है और मुंह में घुमाते रहना है, इधर उधर ऐसा, और ऐसा आप घुमाते रहिए उसको 10 से 20 मिनट तक, और फिर उसे थूक दीजिए। 10-20 मिनट बाद वो ऑयल पूरा मिल्की व्हाइट इसमें कलर में चेंज हो जाएगा। अगर आपके बॉडी में कुछ ज्यादा ही टॉक्सिन्स होंगे तो स्लाइटली येलोइश भी हो सकता है उसका कलर। इट इज दैट पावरफुल टेक्निक। जब आप ये करोगे, शुरुआत में तो आपको मतलब थोड़ा सा पेन होगा, क्योंकि ये इस मसल्स पे प्रेशर डालती है वो टेक्निक। आपके गले में आपको ऐसा लगेगा कि वैक्यूम पंप चिपका दिया किसी ने मुंह में, इतना इतना सक्शन जनरेट होता है माउथ में। इट इज दैट पावरफुल। बस इसका एक ही डिसएडवांटेज है, वो ये है कि जब आपने वो ऑयल थूक रहे हैं 10 से 20 मिनट बाद, इसे बेसिन में ना थूके। मेरे खुद के घर का बेसिन का पाइप चोक हो गया था, मैंने मेरे माँ बाप से बहुत गालियां खाई है। इसे बाहर थूकिए कहीं पे, आ, मट्टी में, या अगर आप पेड़ वगैरह लगाते होंगे वहां पे आप इसको डिस्पोज करिए, बट इसको बेसिन में या टॉयलेट में ना थूके। आप I कुछ बोलना चाहते हैं सुप्रिया मैम? put it in this thing, the pot, but उसपे कुछ नहीं हुआ अभी तक because of the pipe का। pot में I think it's okay, because अभी मुंबई में कहाँ जाके ढूंढेंगे पौधे में। हाँ हाँ, पॉट चलता है ना, मैं वही बोला, ऐसी जगह डिस्पो पॉट वगैरह में करेंगे तो चलता है। बट ये मतलब अगर बेसिन में डाल दिया तो गया पूरा बेसिन का पाइप बदलना पड़ा था घर पे। इनफैक्ट दिस इज वेरी पावरफुल टेक्निक, इवन आई हैव हम्म। एक्सपीरियंस। योर गम, आपको जो टाटर, आपके जो टाटर निकल जाता है, आपको डेंटिस्ट के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, प्लस इट सक्स ऑल द बैक्टीरिया एंड
I mean, it is very healthy to do. Yeah, completely agree. Yeah. एक ये भी रीजन है कि लोग मुझे मेरे चेहरे को देख करके, मेरी बॉडी बॉडी तो ठीक है, योगा की वजह से इट इज फिट, चेहरे को भी देख करके कोई ये नहीं बोलता कि तू 90 किलो का है, क्योंकि ऑयल पुलिंग करने की वजह से मेरे जॉ लाइन्स एकदम शार्प हो गए और गाल एकदम अंदर चले गए। और मैं दोस्तों को बोलता हूँ यार देखो, मतलब मैं पहले कैसा था, मस्त गोल गोल, अभी देखो यार गाल अंदर चले गए। हाँ भाई, गांजा फूकने के यही यही फायदे है बोले, तो मैं अगरबत्ती का धुआं नहीं से, ऐसे नालायक दोस्त होते हैं। सो ऑयल पुलिंग का ये भी फायदा है कि ये नेचुरल ब्यूटिफिकेशन का काम करता है, एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल अगर आपको पीसीओडी का वगैरह प्रॉब्लम है, ये उसे भी क्योर आउट कर देगा। और आर्थराइटिस के लिए भी अच्छा है, बिकॉज आर्थराइटिस में एट द एंड होता क्या है, जो क्रिस्टल्स होते हैं वो जमा हो जाते हैं आपके जॉइंट्स में, ये उसको भी खींच के बाहर निकाल लेता है। तो ऑयल पुलिंग इज लाइक ब्रह्मास्त्र, ये 90% ऑफ द बीमारियों को आपको ठीक कर देगा। इवन विद दैट ये आपका डाइजेशन भी इंप्रूव करता है। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है, मेरे प्रोफाइल चेक किया करिए, मुझे व्यूज भी मिल जाते हैं, लाइक्स भी मिल जाते हैं, और आपका भी फायदा हो जाता है, थोड़ा सा आपको भी वैल्यू मिल जाती है, राइट। No, but I'm telling you, last 6 months I have incorporated all these practices in my life, and I'm हम्म। telling it has changed my life. So vitality level, what you say, like वो बच्चे वाली vitality जो आप सवेरे उठते हो तो एक बच्चे वाली स्फूर्ति, it comes when you are in touch with all these practices. Sounds very this thing overwhelming जब आप initially start करते हो, एक दो practices से start करके if you integrate, these are amazing practices. Thanks for sharing out them. माय प्लेजर। ऑयल पुलिंग का भी सेम फंडा है, एक हफ्ते में 3 से 4 बार करिए आप, और 3 महीने के लिए करिए, 1 महीने का गैप दीजिए, फिर से 3 महीने करिए। कोई भी चीज अच्छी है इसलिए इसको आप डेली प्रैक्टिस में ना डालें, द रीजन इज आपकी बॉडी से फिर ये हैबिट फॉर्मिंग हो जाएगा, फिर आपको इसके बिना अच्छा ही लगेगा। हमको ना ही हैबिट फॉर्म करनी है और हमको हेल्दी रहना, दोनों चीजें हमको करनी है। तो इसलिए ये गैप्स दे आर मैंडेटरी। आप 3 महीना करिए, 1 महीना का गैप दीजिए, एंड आपको सिर्फ 2 ही चीजें ऐसी है जो डेली करनी, लव यूर लव्ड वंस एवरी डे एंड ब्रीथ एवरी डे, बस। इसके अलावा आपको कोई भी प्रैक्टिस एवरी डे नहीं करनी है, राइट। मुझे जेन्युइनली पता है सूत्र नीति देख करके कौन कौन डर गया। यू आर स्केरिंग मी, डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट हियर। ऑल राइट। देखिए, फियर की बात तो है, बट मैं एक चीज कहूंगा, स्टार्व योर फियर, फाइंड योर ईगो, स्टार्व योर ईगो, फाइंड योर पेन, स्टार्व योर पेन, find your beast, starve your beast, find your truth, and starve your truth, and find your peace and enlightenment. That's it. I will just summarize it that way. डर के मत जिए। देखिए, शुरुआत में लगता है, बट डर के आगे जो जिंदगी है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। सुप्रिया मैम को भी आप पूछ सकते हो, अगर उन्होंने ये सारी प्रैक्टिसेस की है तो उनको पर्सनल एक्सपीरियंस है उन चीजों का। शुरुआत में डर लगता है, मैं भी, ये कौन करता है, ये ऐसा नाक में नॉर्मली कौन रोज डालता है, इट इज एबनॉर्मल, लगता है शुरुआत में डर लगता है, मेरे भी नाक से और मुंह से ब्लीडिंग हुई है काफी बार। बट उसके बाद जो मैंने रिजल्ट्स देखे हैं, दे स्पीक फॉर इट। मेरी पर्सनैलिटी देख के, अगर मैंने मेरे आईडी पे मैंने पोस्ट किए थे मेरे योगा पोजेस का, अगर किसी ने वो पोजेस देखे होंगे तो पीपल डोंट बिलीव मी मुझको देख के कि वैसे पोजेस हो सकते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टेक द सेशन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और आई जस्ट वॉन्ट जेन्यून रिव्यू, आपको कैसा लगा, माइक खोल करके बताइए जैसा आपको लगे वैसा।